तो बाई लोयान ने अपनी कलाई पर बंदी घड़ी देखी। वो अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रही थी। अभी भी टाइम है मेरे पास, अभी वक्त है, चलो भी कि अभी रिंग्स खरीदने चलते हैं। ये कहकर बाई लोयान ने मुझे ऑफिस से बाहर खींच लिया। तो मैं बाई लोयान की डिसेसिव पर्सनैलिटी को समझता था, इसलिए मैंने मना नहीं किया। तो बाई लोयान के साथ लिफ्ट में जाते हुए हम सीधे अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में पहुंच गए। आधे घंटे बाद हम दोनों सीधे एक हाई एंड ज्वेलरी स्टोर पर पहुंच गए। डिस्प्ले केस में रखी तरह तरह की रिंग्स को देखकर मेरी आंखें एकदम चौंधिया गई थीं। जो भी स्टाइल मुझे पसंद आता, स्टोर की सेल्स पर्सन तुरंत उसे बाहर निकाल लेती। सर, आपकी चॉइस बहुत जबरदस्त है कि ये हमारे स्टोर का नया लिमिटेड एडिशन मॉडल है। सेल्स पर्सन का इतना जोश देखकर मुझे लगा कि अगर मैंने बाद में मना कर दिया तो मुझे खुद बहुत एम्बैरेसिंग फील होगा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान बाई लोयान ने अपनी कोई राय नहीं दी, तो वो बस चुपचाप मेरे बगल में खड़ी रही। कभी जब मैं उससे कहता कि एक रिंग ट्राई कर ले और पूछे कि उसे पसंद आई या नहीं, तो वो हमेशा जवाब देती कि उसे पसंद आई। तो मैंने खुद ही गंभीरता से फैसला ले लिया। अचानक मेरी आंखें डिस्प्ले केस में रखी ब्लू डायमंड वाली 2 रिंग्स की जोड़ी की ओर खिंच गईं। सॉरी, क्या आप मेरे लिए इस जोड़ी रिंग्स को बाहर निकाल कर दिखा सकते हैं? सेल्स पर्सन ने केस में रखी रिंग्स की जोड़ी को देखा। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और वो जल्दी से रिंग्स निकाल ली। आपका टेस्ट वाकई एग्जीक्यूट है। मैंने सेल्स पर्सन की फ्लैटरिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने उससे रिंग्स की जोड़ी ली और उसे गंभीरता से एग्जामिन किया। रिंग्स का स्टाइल बहुत सिंपल और एलिगेंट था, जो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने बाई लोयान को रिंग्स ऐसे पेश किए जैसे कोई ट्रेजर दे रहा हूँ। लोयान, इन रिंग्स के बारे में तुम्हारा क्या थॉट है? बाई लोयान को इस तरह के ज्वेलरी के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन मेरे हाथ में जो रिंग्स की जोड़ी थी वो उसकी आंखों को बहुत प्लीज कर गई। पैम, ये बहुत ब्यूटीफुल हैं। देख, बाई लोयान को भी मेरी चूज की रिंग्स पसंद आई। मैं बहुत हैप्पी हो गया। मैंने वुमेन की रिंग निकाली, बाई लोयान का हाथ पकड़ के उसे पहनाया। अप्रत्याशित रूप से रिंग का साइज सरप्राइजिंगली परफेक्ट फिट था। मैंने बाई लोयान को जल्दी से मेन की रिंग मेरे हाथ में डालने के लिए यूज किया। बाई लोयान ने बॉक्स से मेन की रिंग अपनी फिंगर्स से उठाया। उसने धीरे धीरे रिंग को मेरे फिंगर पर स्लाइड किया। न सिर्फ वुमेन की रिंग परफेक्ट फिट हुई, बल्कि मेन की रिंग भी एकदम परफेक्ट फिट थी। तो मैंने हमारी 2 हाथों पर रिंग्स पहने, ब्लू डायमंड्स साइड बाय साइड रखे, और चाहे मैं उन्हें कैसे देखूं, मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाइड महसूस हुआ। लोयान, तुम्हारा क्या ख्याल है? बाई लोयान का सारा ध्यान हमारे 2 हाथों पर लगा था जिनमें रिंग्स पहनी हुई थी। वो मेरे सवाल सुनकर वो धीरे धीरे होश में आई। अगर चेन को ये पसंद है तो चलो इन्हें ले लेते हैं। मैंने सिर हिलाया और सेल्स पर्सन की ओर मुड़ गया। ठीक है, ये रिंग्स ले लेते हैं। क्या हम इन्हें बाहर वियर कर सकते हैं? सेल्स पर्सन ने देखा कि दोनों को ये ब्लू डायमंड रिंग्स की जोड़ी लेनी है और उसकी आंखें सोने जैसी चमक उठी। वहाँ बिल्कुल, वो तुरंत तुम्हारे लिए पेमेंट प्रोसेस अरेंज कर देगा। चेकआउट काउंटर की तरफ यहाँ से चलो प्लीज। मैंने सीधे ब्लैक कार्ड निकाला और पेमेंट किया। वह हम दोनों ज्वेलरी स्टोर से बाहर निकले और सीधा कंपनी की ओर चले। कार में बैठते ही बाई लोयान ने मेरा हाथ थामा, फोन निकाला और एक फोटो खींच ली। हमारे 2 हाथों की रिंग्स पहने हुई फोटो। फिर मैं बस देखता रहा जैसे बाई लोयान ने वो फोटो यूज किया, अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे स्टेटस पोस्ट किया। बाई लोयान, ये फुल ले लिया गया, प्लीज डिस्टर्ब ना करें। बाई लोयान ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो अपनी लाइफ शेयर करना पसंद करती थी। उनका सोशल मीडिया अकाउंट लगभग बिल्कुल पोस्ट नहीं रखता था। बाई लोयान की पर्सनालिटी को जानने वाले सबको ये बात पता थी। वे प्यार से उसकी अकाउंट को घोस्ट अकाउंट कहते थे। लेकिन बाई लोयान, जो 10 साल तक कुछ भी पोस्ट नहीं करती, उसने एक भी चीज नहीं पोस्ट की। अगर वो पोस्ट करने वाली होती तो वो इसे एक बॉम्ब शेल बना देती। तो उसके अकाउंट पर पहला पोस्ट प्यार का इजहार था। झांग वेनकिंग ने कमेंट किया, ओ माय गॉड, माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या मैं सही देख रहा हूँ? क्या ये हमारी बहन लोयान का अकाउंट है? अजी सिकांग ने कमेंट किया, आप दोनों को बधाई, आप दोनों को 100 साल की खुशी मिले और जल्द ही एक बेटा भी हो। अगु शुए ने कमेंट किया, आबे यूजिनेंट दीदी, भाई इन लो, आप दोनों हमेशा साथ रहो। झांग यांग ने कमेंट किया, बढ़िया रिंग्स। क्या माया चेन ने इन्हें पिक किया? बाई लोयान का पोस्ट बहुत सारे लोगों को बाहर से लाया। उससे कुछ मिनटों में लगभग 100 लाइक्स और कमेंट्स हो गए कि मैं देख रहा था कि नंबर लगातार बढ़ रहा है। थोड़ा हैरान भी हुआ। लोयान, बाई लोयान ने कूलली अपना फोन देखा और कमेंट्स को लाइक किया। हमारे साथ जल्द ही धूप में लंबी जिंदगी की कामना की। फिर उसने कूलली अपना फोन रख दिया। अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि तू मेरा है। तो अचानक वाले इजहार ने मुझे सीधे बाई लोयान की गर्दन के पीछे हाथ रखकर उसे चूमने पर मजबूर कर दिया। उसी समय बाइक ग्रुप के मेन वर्क चैट में किसी ने अचानक बाई लोयान के सोशल मीडिया पोस्ट की स्क्रीनशॉट भेज दी। वो अभी भी लंच ब्रेक था और उस समय कई लोग आराम कर रहे थे। जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजा गया, चैट ग्रुप में पानी की बूंद गर्म पैन में गिरने जैसी धूम मच गई। तुरंत फट पड़ा, ओ माय गॉड। तो ओ माय गॉड, अभी अभी मैंने क्या देख लिया? अपनी आंखों पे शंका मत करो, वो हमारी सीईओ है। वो सच में पोस्ट कर दिया, बॉस की पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन मुझे मार रही है।
हाय रब्बा, सीईओ और उसके पति का रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया है। क्या मैं हूँ जिसने देखा कि सीईओ और उसके पति ने नीले डायमंड कपल रिंग्स पहन रखी हैं। वो बहुत महंगे हैं। क्यूयान जो पहले गंभीरता से काम कर रहा था, तभी अचानक उसे कंपनी के मेन चैट ग्रुप में लगातार नॉन स्टॉप पिंगिंग दिखी। उसने सोचा कुछ हुआ है, लेकिन जब उसने खोलकर टॉप मैसेज देखा तो वो दंग रह गया। क्यूयानजो की आंखें स्क्रीनशॉट से चिपक गईं और तस्वीर में 2 जुड़े हुए हाथों को देख रहा था। क्यूयानजो का दिल और भी ज्यादा दर्द करने लगा, तो उसने ग्रुप की चैट हिस्ट्री नीचे स्क्रॉल करते हुए खुद को कष्ट दिया। तो वहाँ सब मैं और बाई लुयान के प्यार के लिए बधाई वाले मैसेज थे। कभी कभी कुछ और मैसेज भी चर्चा के लिए थे, और मैं और बाई लुयान के हाथों की रिंग्स कि क्यूयानजो इतना दिल टूट गया कि बेयरली ब्रीथ नहीं ले पा रहा था। और कंपनी में वापस आने के बाद मैं सीधे सेल्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में चला गया। जैसे ही मैं ऑफिस के दरवाजे में कदम रखा, क्यूयानजो अपने ऑफिस से बाहर आया। जियांग चेन। ये सुनकर मैंने क्यूयानजो की ओर देखा, चेहरे पर एक शालीन लेकिन दूरी वाली मुस्कान लेकर। मैनेजर क्यू, कुछ तो गड़बड़ है क्या? क्यूयानजो ने मेरी तरफ एक नजर डाली। उसके एक्सप्रेशंस एकदम नॉर्मल थे। क्या तुम्हारे पास अभी थोड़ा टाइम है? तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात डिस्कस करनी है। मैंने अपने कलीग्स से बस 2-4 बातें की और फिर सीधे क्यूयानजो के ऑफिस की तरफ चल दिया। तो मेरे कलीग्स की नजरें अभी भी मुझ पर ही टिकी हुई थी, तो उनका मन अभी तक भरा नहीं था और गॉसिप ढूंढ रहे थे। तभी क्यूयानजो ने मुझे बुलाकर वहां से हटा दिया। क्यूयानजो बिना कुछ बोले अपनी डेस्क के पीछे बैठ गया और मैं वहीं खड़ा रहा। डेस्क की दूसरी साइड भी एकदम सन्नाटा था। बीच एक अजीब सी साइलेंस थी, एक बैठा हुआ और एक खड़ा हुआ, बस खामोश। ओल्ड मास्टर बे की बर्थडे पार्टी में क्यूयानजो का सारा ध्यान बस एक ही जगह था। काफी टाइम बाद बाई लुयान से मिलने की खुशी में उसने मुझे ठीक से नोटिस ही नहीं किया था। अब जब उसके पास मुझे गौर से देखने का टाइम था, तो उसे रियलाइज हुआ कि मैं काफी हैंडसम हूँ। तो मेरी मम्मी अपने जवानी के दिनों में हाई सोसाइटी की सबसे फेमस ब्यूटी हुआ करती थी। अगर क्यूयानजो आधा साल पहले इंडिया वापस आ जाता तो शायद वो मुझसे थोड़ा बेहतर दिखता। अब का मैं, जब से जियांग फैमिली ने मुझे ढूंढा है, अच्छे से खा पी रहा हूँ, चैन से सो रहा हूँ और अब मुझे गुजारे के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो देखा जाए तो पिछले 6 महीनों में मेरा पूरा लुक ही ट्रांसफॉर्म हो गया है। ऊपर से जियांग और बाई फैमिली के लाड प्यार ने मुझे दिन भर खुशियों से घेरे रखा है। मेरी पूरी पर्सनालिटी एकदम बदल चुकी थी। ये देखते हुए कि क्यूयानजो कुछ बोल नहीं रहा था, बस मुझे लगातार घूरे जा रहा था, तो मैं थोड़ा ज्यादा अधीर हो गया। मैनेजर कोई, तुम असल में मुझसे किस बारे में मिलना चाहते थे? झांग चेन, क्या तुम्हें सीनियर से प्यार है? ये अचानक वाला सवाल एक सेकंड के लिए मुझे हैरान कर गया। तो फिर मैंने एक हल्की हंसी निकाल ली। मैनेजर को, किस भूमिका में? तो क्या तुम ये सवाल मुझसे मेरे डायरेक्ट सुपरवाइजर की तरह पूछ रहे हो या लुयान के जूनियर की तरह? क्यूयानजो को समझ आया कि उसने दिल से सवाल जोर से बोल दिया था, तो एक झटके वाला शर्मिंदा भाव उसकी आंखों में झलक गया। मैं गलती से बोल गया। तो वास्तव में मेरे पास तुम्हारे साथ चर्चा करने के लिए एक आधिकारिक बात थी। चलो मुद्दे पर आते हैं। फिर मैंने क्यूयानजो को ड्रॉवर से एक फाइल निकालते हुए देखा और उसे डेस्क पर रख दिया। ये एक प्रोजेक्ट प्लान है, एक नजर मारो और मुझे जवाब दो। मैंने डेस्क से प्लान उठाया और उसे गंभीरता से रिव्यू किया। काफी देर बाद मैंने क्यूयानजो की ओर देखा कि मैनेजर को चाहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट का हेड बनूं। क्यूयानजो ने सिर हिलाया। तुम अब फुल टाइम एम्प्लॉय हो, इसलिए तुम्हें डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स में भाग लेना चाहिए। तो मैं नहीं जानता कि पहले मैनेजर वांग ने ऐसा क्यों किया। उसने तुम्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया था, लेकिन मुझे लगता है तुम इसे संभाल सकते हो। मेरा नजर मेरे हाथों में पड़े प्लान पर पड़ी। मैं तुरंत इस प्रोजेक्ट को ले लेने के लिए हाँ नहीं कहा। क्यूयानजो ने आराम से अपनी कुर्सी में पीछे झुक गया। क्या बात है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैंने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे जेंटली सिर हिलाया। कोई दिक्कत नहीं तो? क्या इसका मतलब है कि तुम इस प्रोजेक्ट को लेना चाहते हो, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एबिलिटीज से तुम इस जॉब को संभाल नहीं सकते? क्यूयानजो की इस बात में थोड़ा प्रोवोकेशन का इशारा था। तो मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं उसकी गोडिंग की वजह से ही हाँ नहीं कहूंगा। मैंने एक पल के लिए इसे सीरियसली सोचा। मैंने क्यूयानजो को दृढ़ नजर से देखा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करूंगा। इस प्रोजेक्ट को ले लो। क्यूयानजो के पतले होंठ हल्के से कर्ल हुए। ठीक है, यही था कारण कि मैं तुम्हें देखना चाहता था। तुम अब जा सकते हो। मैंने सिर हिलाया। मैंने प्लान ले लिया और निकलने की ओर मुड़ा। जब मैं दरवाजे तक पहुंचा, अचानक पीछे मुड़कर क्यूयानजो से कहा, सही है। मैंने इस पर सोचा। मैंने मैनेजर क्यू के पहले वाले सवाल का जवाब देने का फैसला किया। क्यूयानजो ने ऊपर देखा, हैरान। तो वह स्पष्ट रूप से भूल गया था कि उसने मुझसे कौन सा सवाल पूछा था। मैंने उसकी ओर देखा और मेरे होंठों के कोने मुस्कान में उठे। लुयान और मैं बचपन से ही एंगेजमेंट में नहीं, बल्कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। खासकर वो मुझसे बहुत लव करती है। बस वही काफी है। ऐसा कहने के बाद मैंने क्वाली की परवाह नहीं की। यानजू के बदसूरत एक्सप्रेशन को देखते हुए मैं ऑफिस से अच्छी मूड में बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मैं फोन निकाला और बैलोइन को मैसेज भेजा, तूने मुझे खुश नहीं रहने दिया, इसलिए आज रात तेरे साथ घर नहीं जाऊंगा। मैसेज भेजने के बाद मैंने एक कप में गुस्से में हूँ वाला स्टिकर जोड़ दिया, वो क्यूट बेपरवाह टाइप का।
भेजते ही मैं डॉक्यूमेंट्स को अपनी डेस्क पर ले आया और सच्ची मेहनत से काम करने लगा। तो बेओयिन की बात करें तो सीईओ के ऑफिस से वापस आने के बाद वो तुरंत मीटिंग रूम में मीटिंग के लिए चली गई। तो जब उसने मेरा भेजा हुआ मैसेज देखा तब तक 2 घंटे बीत चुके थे। अपने फोन पर मेरे साथ की चैट विंडो देखकर बे लोयान ने भौहें चढ़ा ली। तो उसे पता था कि मैं शायद सिर्फ मजाक में नाराज होने का बहाना बना रहा हूँ, लेकिन मुझे घर नहीं जाने देना बे लोयान ऐसा नहीं मानती। तो मैं प्रोजेक्ट प्लान पढ़ते पढ़ते पूरी तरह डूबा था। तभी मेरा फोन अचानक बजा। मैंने उठाया और देखा वो बे लोयान का मैसेज था। मेरे होठों के कोने हल्के से उठ गए। तो बे लोयान का मैसेज भी बहुत सादा था। वो सिर्फ एक जिसपे लिखा था, तहाइनेस मैं गलत था। मैं उस स्टिकर को लंबे समय तक घूरता रहा। फिर पता चला कि ये वाकई बे लोयान का मैसेज है। मैंने रिप्लाई किया, मिस बे, क्या आपका अकाउंट हैक हो गया? तो जब बे लोयान ने मेरा रिप्लाई देखा तो उसके होठों के कोने एक खूबसूरत अर्च बन गए। अब तुम्हें गुस्सा नहीं है? मैं हैरान रह गया और फिर उंगलियों ने जल्दी से टाइप किया, अगर मिस बे आज रात मुझे कुछ डिलीशियस ट्रीट कर दें तो मैं तुम्हें माफ करने पर विचार करूंगा। तो बे लोयान ने जवाब दिया, जैसा आप कहें मेरे प्रिंस। बे लोयान द्वारा प्रिंस कहे जाने से मैं थोड़ा अजीब सा शर्माया, पर दिल में ज्यादातर मिठास भर गई। बे लोयान के साथ डिनर का प्लान बनाकर मैंने दिन खत्म होने से पहले अपना काम जल्दी से खत्म कर दिया। और फिर मैंने अपनी डेस्क पर रखी चीजें चेक की, प्रोजेक्ट प्लान ले लिया और ऑफिस से निकल गया। जब कुयांजो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके बाहर आया, उसकी आंखें मेरी खाली डेस्क पर पड़ी। वो भी थोड़ा हैरान था, जहांग चेन कहाँ है? एक महिला सहकर्मी ने कुयांजो को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मैनेजर को शाओ चेन आज के लिए निकल गया है। उसका टोन बहुत ही फैक्चुअल था। कुयांजो कुछ सेकंड के लिए हैरान रहा, फिर सिर हिलाया। तो मेरे पास उसके लिए कुछ नहीं है, काम खत्म करने के बाद हर कोई निकल सकता है। अपने ऑफिस में वापस तो एंजो ने भी अपनी चीजें पैक की और नीचे गया। जैसे ही वो कंपनी के गेट से बाहर निकला, उसने बाई लोयान को कार के पास खड़ा देखा। क्योंकि यानजू के चेहरे पर खुशी की लुक दिखी। वो जल्दी से बाई लोयान की ओर चला। सीनियर उसकी आवाज सुनते ही बाई लोयान मुड़ी और कुयांजो को एक नजर से देखा। उसका एटीट्यूड ठंडा और दुरुस्त था। क्या बात है? कुयांजो की आंखें आसपास स्कैन करने लगी। मुझे न देख पाके उसकी आंखों में एक छुपी हुई खुशी की चमक झलक उठी। सीनियर, मैं आज सुबह ड्राइव नहीं किया, क्या आप मुझे राइड दे सकते हैं? बाई लोयान बस चुपचाप उसकी ओर देखती रही, कुछ नहीं बोली। कुयांजो की उम्मीद धीरे फीकी पड़ती गई, हर बीतते सेकंड की चुप्पी में। अगर आपके लिए असुविधा है सीनियर, तो वह कह पाता पहले ही कार की खिड़की धीरे धीरे नीचे गिर गई। मैनेजर को, आप कहाँ रहते हैं? लोयान और मैं तुम्हें घर तक राइड दे सकते हैं। क्योंकि यानजू के चेहरे का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। वो कार में बैठे जियांग चेन को देख रहा था, उस पर मुस्कुराते हुए। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल अजीब था। मैंने उसे मासूम एक्सप्रेशन के साथ देखा। मैनेजर की, तुम कहाँ रहते हो? तो कहें घर ले चलूं। असल में क्यूएनजू ने मुझे बाई लोयुन के बगल में नहीं देखा और सोचा मैं बाई लोयुन के साथ नहीं हूँ। तो उसने सोचा कि बाई लोयुन से राइड ले ले ताकि वो उसे घर ले जाए। वो इस मौके का फायदा उठाकर बाई लोयुन के करीब आ सकता था और उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकता था। पर अनपेक्षित रूप से मैं कार में था। जो अभी हुआ उसके बारे में सोचते हुए क्यूएनजू का चेहरा थोड़ा पीला हो गया। तो कोई बात नहीं, मैं बस टैक्सी ले लूंगा। तो मैं बोल ही पाता उससे पहले बाई लोयुन ने सीधे क्यूएनजू से बात की। अब चलेंगे, ऐसा कहकर बाई लोयुन ने क्यूएनजू के चारों ओर घूमा और सीधे कार में बैठ गई। ज्यादा देर नहीं हुई, कार क्यूयांझो के पास से गुजरी। कार को दूर जाते देख क्यूयांझो के चेहरे की स्माइल आखिरकार टिक नहीं पाई। उसने दिशा देखी, कार एकाकी एक्सप्रेशन के साथ चली गई। खुद से बड़बड़ाते हुए, क्या तू सच में उसे इतना पसंद करता है? मैं कार में बाई लोयुन को चिढ़ाने वाले एक्सप्रेशन से देखा। मिस बाई की चार्म वाकई बहुत बढ़िया है। ये जान पहचान वाला फ्रेज बाई लोयुन के होठों के कोने थोड़ा उठ गया। तो थोड़ा टविचप इसे देखकर मैं हल्का सा स्नॉट किया। क्या तू इस पे प्राउड फील कर रहा नहीं? चिन को क्या खाने का मन है? मैंने एक रेस्टोरेंट का नाम रख दिया। असल में मैं इतना एंग्री नहीं था। जब मैं लोयान के साथ था तभी मैं इन बातों के बारे में सोच रहा था। मैं लोयान की फैमिली बैकग्राउंड को साइड में रखकर उसके चेहरे की बात ही छोड़ दूं। अनचाहे एडमायरर्स की कमी नहीं होगी ऐसे किसी के साथ रहना। अगर मैं हर बार इन चीजों पे एंग्री हो जाऊं तो मैं बहुत थक जाऊंगा, ऐसा लगता है। तो वैसे भी मैं सच में लोयान के साथ रोड का एंड तक वॉक करना चाहता हूँ कि तो मैं अननेसेसरी लोगों को मेरे और लोयान के बीच के फीलिंग्स को इफेक्ट करने नहीं दे सकता। तो आज दोपहर जब कुयांजू की प्रोवोकेशन का सामना हुआ तो मैं सच में एंग्री नहीं हुआ। लोयान को वैसा मैसेज भेजना बस कपल्स के बीच थोड़ा फन बैंटर था। हम दोनों वेटर की गाइडेंस में रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में बैठे। लोयान ने मेन्यू उठाया और कुछ डिशेस चुनी। फिर उसने थॉटफुली मेन्यू मुझे पास किया, पूछते हुए कि क्या और कुछ खाने का मन है। तो मैंने लोयान द्वारा चुनी गई डिशेस को देखा। वो सब डिशेस थी जो हमें दोनों को पसंद थी, इसलिए मैंने बस एक और डेजर्ट ऑर्डर किया। ये रेस्टोरेंट हाई एंड नहीं माना जाता था। ऑफिस में कुछ फीमेल कोलिग्स की बातों से मुझे इसके बारे में पता चला था। उस टाइम उनकी बातें सुनकर मैं यहाँ के टेस्ट के बारे में बहुत क्यूरियस हो गया, इसलिए सीधे यहाँ आया। मैं कहूँ तो रेस्टोरेंट हाई क्लास नहीं था, पर यहाँ का फूड वाकई डिलीशियस था।
तो मेरे को डिलीशियस फूड से हिल्ड होते देख बाई लोयान के लिप्स पर एक स्माइल आ गई। तो थोड़ी देर रेस्ट ले ले, मैं अभी बाथरूम में जा रही हूँ थोड़ा टाइम के लिए। ठीक है, बाई लोयान उठी और प्राइवेट रूम से बाहर निकली, रेस्तरां के बाथरूम की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो बाहर निकली, बाई लोयान की एक औरत से टकरा गई। तो वो औरत पहले थोड़ा हिचकिचा रही थी। उसने बाई लोयान को कई बार देखा और जब दोनों पास पास होने वाली थी, वो औरत अचानक बोल पड़ी, वो बाई लोयान है क्या? ये सुनते ही बाई लोयान ने सिर घुमाकर उस औरत को देखा। उसकी विलो लीफ जैसी भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। एक लंबे पलों के बाद उसकी लाल होंठ खुली और एक नाम बोला, चेंजिंग। जब चेंजिंग ने देखा कि बाई लोयान को नाम याद करने में टाइम लग रहा है, तो उसने हल्का फूंक मारते हुए हंसी। ग्रेजुएशन के बाद से हम कई सालों से नहीं मिले। बाई लोयान ने उसे शांति से देखा और सिर हिलाया। तो देखकर लोयान अभी भी कॉलेज की तरह ठंडी है। चेंजिंग के दिल में बिन वजह का गुस्सा का आग अचानक जल उठा। स्कूल में हमेशा बाई लोयान इस स्वर्गीय डार्लिंग के साए में रहती थी। हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी सब बाई लोयान के साथ ही गई, क्योंकि बाई लोयान हर चीज में एक कदम आगे, उससे ज्यादा टॉप थी। इसलिए एटर्न रनर अप वाला निकनेम हमेशा उसके सिर पर टिका रहता था, हटाना मुश्किल। उसने सोचा था कि ग्रेजुएशन के बाद हम अलग अलग रास्ते चलेंगे, कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा और वो भी एक चमकदार भविष्य की ओर बढ़ेगी। पर अनपेक्षित रूप से ग्रेजुएट करके नौकरी शुरू करने के बाद भी चेंजिंग को अभी भी उसके पेरेंट्स और फ्रेंड्स से बाई लोयान का नाम सुनाई देता रहा। जैसे कि इतनी छोटी उम्र बिजनेस वर्ल्ड में बिग शॉट बनना या बिग ग्रुप की सीईओ बनना वगैरह वगैरह। तो बाई लोयान का नाम एक अटूट नाइटमेयर जैसा था। तो चेंजिंग के दिमाग में ये घुसे रहता था। उसके पेरेंट्स भी अक्सर उसे बाई लोयान से कंपेयर करते और नतीजे तो पहले से ही तय थे। हमारे कैंपस की बेल बायस अभी भी वैसी ही थी, अभी भी उतनी ही एरोगेंट है ना। चेंजिंग की टोन में सार्काज्म फील करके भी बाई लोयान को गुस्सा नहीं आया। उसकी यादों में ये बंदी हमेशा उससे इसी टोन में बात करना पसंद करती थी। उसके ओपिनियन में चेंजिंग की ये छोटी मोटी हरकतें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, इसलिए उसने सीधे इग्नोर कर दिया। एक्सक्यूज मी, कोई मेरा वेट कर रहा है, वह मुझे निकलना होगा। लोयान बस जाने ही वाली थी कि तभी पीछे से मेरी आवाज आई, लोयान। तो ये सुनकर उन दोनों ने आवाज की तरफ देखा। चेंजिंग ने एक बहुत ही हैंडसम बंदे को देखा जो स्माइल करते हुए तेजी से उनकी तरफ आ रहा था और आखिर में बाई लोयान के पास आकर रुका। उसने बहुत ही नेचुरली अपना हाथ उसके कंधों पर रख दिया। इतनी देर क्यों लगा दी? तो मैंने चेंजिंग की तरफ देखा, मेरे चेहरे पर काफी डाउट था। क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है? बाई लोयान ने चेंजिंग की तरफ एक नजर देखा। उसकी टोन काफी इंडिफरेंट थी। ये मेरी पुरानी क्लासमेट है, चेंजिंग। मैं साफ फील कर सकता था कि बाई लोयान को ये चेंजिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने खामोशी से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। तो बाई लोयान ने चेंजिंग की तरफ देखा और बेरुखी से कहा, हमें कुछ काम है तो हम अब चलते हैं। इतना कहकर बाई लोयान ने मेरा हाथ पकड़ा और वहाँ से निकल गई। चेंजिंग उन्हें जाते हुए देखती रही। अचानक उसके दिल में एक अनबिलीवेबल थॉट आया, मैंने तुम्हें कभी किसी पर ऐसे लट्टू होते नहीं देखा। तो अगर मैंने तुम्हारे क्रश को छीन लिया तो क्या तुम बहुत सैड हो जाओगी? और बाई लोयान और मैं पहले ही काफी दूर निकल चुके थे, इसलिए हमने कुछ नहीं सुना। वो चेंजिंग की फुसफुसाहट जो लगभग खुद से ही थी। कार में मैं बाई लोयान को देख रहा था। लोयान, तुमको वो चेंजिंग ज्यादा लाइक नहीं लगती क्या? तुम दोनों के बीच कोई ग्रेज है? अब बाई लोयान के होंठ थोड़ा सा कर्ल हो गए। ऐसा नहीं कि मैं उसे नापसंद करता हूँ, वो बस एक पुरानी क्लासमेट है। भले ही उसने ऐसा कहा, फिर भी मुझे लोयान जैसा महसूस हुआ। मैंने चेंजिंग नाम के उस व्यक्ति को डिसलाइक किया। शायद स्कूल के टाइम में दोनों के बीच कुछ अनप्लेजेंट इवेंट्स हुए थे। मैंने अपने स्कूल के दिन रिमेम्बर किए। वैसे वो सब ज्यादा खुशियों वाले मेमोरीज नहीं थे। भले ही बाई लोयान ने चेंजिंग को नजरअंदाज किया, फिर भी कुछ बातें थी जो उसे लग रहा था कि अभी भी मुझे बतानी चाहिए। एक चेन बाकी उसके शब्द अनसेड रह गए। अब बाई लोयान ने सिर घुमा दिया और पता चला कि मैं किसी मोमेंट पर सो गया था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके दिल की छोटी सी अननोयंस पूरी तरह गायब हो गई। बाई लोयान, कब से तुम खुद में इतना अनकॉन्फिडेंट हो गई? या फिर तुम्हें चेन के साथ अपने रिलेशनशिप पर भरोसा नहीं है? लोयान ने खुद से कहा। लोयान के साथ मैं दरवाजे से अंदर गया। जियांग वानरू नीचे आ रही थी, बस पानी का ड्रिंक लेने के लिए। तो उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं तो नींद में डूबने वाला था और उसने बस हेड नॉड कर दिया। अब फिर उसने खट्टे लहजे में कहा, अचेन को ऊपर ले जाने में हेल्प कर, जल्दी वापस आ, मेरे पास तेरे साथ टॉक करने को कुछ है। बाई लोयान ने सिर हिलाया। उसने मुझे सीधे मेरे कमरे तक हेल्प कर दिया। मुझे सेट कर देने के बाद वह नीचे चली गई। जियांग वानरू ने उसकी आवाज सुनी। वो बाई लोयान की तरफ मुड़ी, हाथ में वाइन की बोतल हिलाते हुए। ठीक है। जियांग फैमिली के गार्डन में जियांग वानरू और बाई लोयान दोनों ने एक एक ग्लास वाइन पकड़ी और बगीचे में बैठ गए। तो कोई बात नहीं कर रहा था। अचानक जियांग वानरू ने वाइन की एक सिप ली और बोली, मैंने सुना है कि तुमने क्यू यानजियो को अपनी कंपनी में काम करने के लिए सेट किया था। ये सुनते ही बाई लोयान ने धीरे धीरे हम किया। जियांग वानरू ने सवाल का जवाब देते हुए अपना सिर घुमा दिया, बाई लोयान को गंभीर अभिव्यक्ति में देखती हुई। क्या तुम हमेशा लोगों को कनेक्शन इस्तेमाल करने से मना नहीं करती थी कि तुम्हारी कंपनी में घुसने के लिए? क्या क्यू यानजियो एक्सेप्शन बन गया है? तो बाई लोयान ने अपने ग्लास में वाइन की एक सिप ली। नहीं, वह सही चैनल से कंपनी में ज्वाइन हुआ।
तो जियांग वानरू हैरान रह गई। सही चैनल से ज्वाइन किया और वह चेन का डिपार्टमेंट हेड बन गया। जैसे ही वो ज्वाइन हुआ तो बाई लोयान ने जियांग वानरू की ओर देखा। उसकी नजर अभी भी कूल रही। जियांग वानरू, तुम्हें पता है मैं कुयांजू को एक प्रॉमिस देनी थी। दादाजी के बर्थडे पार्टी में उसने वही राइट इस्तेमाल किया। कुयांजू ने बाई यूसी की मदद की थी, ये फैक्ट है। जियांग वानरू को पता था बाई परिवार में सिर्फ 2 बच्चे थे। अगर उस दिन कुयांजू की मदद नहीं होती तो नतीजे इमेजिनेबल होते। इसलिए बाई लोयन ने कुयांजू को प्रॉमिस दिया। वो समझ में आता था जियांग वानरू ने गहरी सांस, मैं तेरी दिक्कत समझता हूँ, पर मैं नहीं उम्मीद किया था कि कुयांजू तेरे सेक्रेटरी बनने को नहीं पूछेगा। क्या इससे उसे नजदीक रहने से बड़ा एडवांटेज नहीं मिल जाएगा? तो बाई लोयुन ने जियांग वानरू को फ्रोम किया। क्या तुम सोचते हो कि मैं मानूंगी? जियांग वानरू के होठ का कोना एक मायनेदार स्माइल की तरफ उठ गया, पर उसने बाई लोयुन के सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया। बाई लोयुन ने जियांग वानरू के एक्सप्रेशन को देखा और अचानक हंसी फूट पड़ी। जियांग वानरू ने उसे पजल्ड एक्सप्रेशन से देखा। तुम किस चीज पर हंस रही हो? जियांग वानरू, तुम्हें बस ये जानना है कि जब से कुयांजू बाई ग्रुप में आया उस और मेरे बीच अब कोई रिलेशनशिप नहीं रही। ऐसा कहने के बाद बाई लोयान ने अपने हाथ में वाला वाइन ग्लास खत्म कर दिया, फिर खड़ी हुई और जियांग रेजिडेंस से बाहर चली गई। जियांग वानरू बाई लोयान की पीठ को खाली खाली देख रहा था। बाई लोयान का मतलब समझने में उसे बहुत टाइम लगा और फिर उसने भी स्माइल किया। ये लड़की वाकई में रुतलेस है। को दूसरी तरफ यान जो घर आया और शावर खत्म किया, पर पेट के बल लेटे हुए उसने फोन उठाया और बाई लोयुन के साथ चैंडो ओपन की। एक पल सोचने के बाद उसने बड़े ध्यान से एक लाइन टाइप कर दी, सीनियर, बाई ग्रुप में जॉब देने के लिए थैंक्स। जब फुर्सत मिले सीनियर, मैं तुम्हें एक दावत करूंगा। कुयांजो ने अपने मैसेज को कई बार चेक किया तो कोई इश्यू न दिखने की पुष्टि करने के बाद उसने सेंड दबा दिया। फलस्वरूप अगले सेकंड में वो बिल्कुल स्टंट हो गया क्योंकि उसने बाई लुयुन के साथ चैट विंडो में एक बड़ी रेड एक्सक्लेमेशन मार्क देखी। बाई लुयुन ने उसे ब्लॉक कर दिया था। कुयांजो का फोन पकड़े हाथ थोड़ा थरथराने लगा। उसकी आंखें उस रेड एक्सक्लेमेशन मार्क पर लंबे टाइम तक टिकी रहीं। तो बाई लोयुन ने ब्लॉक किया समझते ही दिमाग की टेंशन वाली नर्व अचानक स्नैप हो गई। वो लगातार बाई लोयुन को मैसेज भेजता रहा, पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स एक करके आते रहे जो उसकी आंखों को इरिटेट करते रहे। आखिरकार कुयांजो ने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया कि बाई लोयुन ने उसे ब्लॉक किया, पर वो हार नहीं मान रहा था। कितनी भी लेट हो, पर उसने सीधे कॉल किया, सॉरी, आपका डायल किया हुआ नंबर बिजी है, बाद में फिर ट्राई करो। हार नहीं मानते हुए कुयांजो ने कॉल कटकर फिर से डायल किया, पर वही ठंडी इलेक्ट्रॉनिक फीमेल वॉइस आई। पर फिर भी वो हार नहीं मान रहा था। वो लगातार बाई लोयुन का नंबर डायल करता रहा, तो पर लाइन के दूसरे साइड पर अभी भी वही ठंडी इलेक्ट्रॉनिक फीमेल वॉइस थी, सॉरी, आपका डायल किया हुआ नंबर बिजी है। इसी लम्हे पर कुयांजो ने आखिरकार कंफर्म कर लिया। बाई लोयुन ने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। यार, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुयांजो ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग ही उड़ गया हो कि अचानक उसे याद आया कि उसके पास एक और फोन भी है। अब वो तुरंत बिस्तर के पास दौड़ते हुए स्पेयर फोन निकाला, उसे ऑन किया। पहले बाई लोयुन का सोशल अकाउंट ऐड किया, पर चाहे कितनी भी रिक्वेस्ट भेजे और सामने वाला कभी एक्सेप्ट नहीं करता रहा फोन। उसने नया नंबर यूज करके बाई लोयुन को कॉल करने की प्लानिंग की। सामने वाला जरूर जवाब देगा, पर डायल करने से पहले कुयांजो अचानक कूल हो गया कि उसने समझा कि उसके हालिया बर्ताव कितना डिसलाइकेबल था। कूल होने के बाद कुयांजो आखिरकार समझा कि बाई लोयुन ने उसकी सारी कॉन्टेक्ट बंद क्यों कर दी थी, क्योंकि जैसे ही उसने सेल्स डिपार्टमेंट की छोटा टीम लीडर बनने की प्रपोजल दी, बाई लोयुन ने ही उसे नफकर देना शुरू कर दिया था। सच कहूँ तो बाई लोयुन उन नॉन रिलेटेड लोगों के लिए बहुत ही रुथलेस था और बुध उनमें से एक था। सब कुछ सोचने के बाद कुयांजो को ऐसा लगा जैसे उसका दिल बड़ी हाथ से दबा रहा हो। इतना दर्द था कि सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि कुयांजो की आवाज खराश वाली हो गई थी। सीनियर, तुम तो पूरी तरह से हार्टलेस हो। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो मुझे बस इतना पता था कि अगले दिन जब बाई लोयुन और मैं कार से साथ बाहर निकले, कंपनी में एंट्री करने वाले थे, एक साइलूट ने हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो कुयांजो पूरी रात ठीक से नहीं सो पाया और उसका चेहरा एकदम बुरा दिख रहा था। उसने मुझको एक झटके में देखा, फिर तुरंत बाई लोयुन की ओर देखकर हट गया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। सीनियर, मेरे पास तुम्हें कुछ बताने को है, क्या 1 मिनट के लिए प्राइवेट बात करना ठीक रहेगा? वो वही पर्सनल लाइन मैं अभी कहने वाला था कि मैं पहले ऊपर जाऊंगा, तभी बाई लोयुन ने मेरी बांह खींच ली। अगले ही सेकंड में बाई लोयुन की ठंडी आवाज गूंज उठी, अभी ठीक नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर काम की बात है तो अपने सीनियर से बात कर लो। ऐसा कहने के बाई लोयुन ने अपनी बांह मेरे कंधे पर रखी और पीले चेहरे वाले कुयांजो को छोड़ते हुए सीधे कंपनी के एंट्रेंस की ओर चल पड़ी। वो काम के टाइम था और कंपनी के गेट के सामने कुछ बिखरे हुए कर्मचारी काम पर आते दिखे, तो सबने देखा कि देखिए अभी कंपनी गेट पर क्या हुआ था। कुछ लोग कुयांजो को वो नया टीम लीडर पहचानते हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट में पैराशूट की तरह आया था। शाओली आज थोड़ा लेट था, इस वक्त वो उन गॉसिप करने वाले कर्मचारियों के पीछे खड़ा था। नेचरली उसने साफ साफ सुना कि वे क्या कह रहे थे।
शाओली ने हल्की भौवें उठाई। उसने कुई यानजियो को अकेली अदा के साथ कंपनी में प्रवेश करते देखा और फिर उसने गॉसिप करने वाले कर्मचारियों की ओर देखा और दिमाग में एक आइडिया आया। ऊपर के बाद शाओली ने दस्तावेज बाई लोयान के ऑफिस में ले गया। वर्क रिपोर्ट खत्म करने के बाद वो डेस्क के सामने खड़ा रहा बिना निकलते हुए। वो बाई यान ने ऊपर उसकी ओर देखा। क्या बात है? इस बार शाओली ने हिचकिचाया नहीं। उसने सब कुछ रिकैप किया। उसने सुबह कंपनी गेट पर जो सुना था वो बताया। उसने भी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी कन्फर्मेंस जाहिर की। मुझे लगता है अगर ये मसला जल्दी सॉल्व नहीं हुआ, अगर यंग मास्टर को पता चल गया तो वो शायद खुश नहीं होगा। और शाओली की बात सुनकर बाई लोयान को लगा कि उसकी बात में डैम है। उसने सोचा और फिर शाओली से कहा, आए काम मैं तुम्हें ही हैंडल कर देती हूँ। असल वजह साफ करो क्यों कियान झू बाय ग्रुप में जुड़ा। ऊपर से अगर कंपनी में कोई अफवाहें हैं तो सब मेरे लिए सॉल्व कर देना। तो मैं कंपनी में फिर से ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता। शाओली ने सिर हिलाया तो वो तुरंत बाय लुयान के ऑफिस से निकल गया। उसने तुरंत कंपनी का जनरल ग्रुप चैट खोल दिया। तो उसने कियान झो के बाय ग्रुप में जुड़ने की पूरी कहानी और कैसे उसे सेल्स डिपार्टमेंट में पैराशूट किया गया बताई। आखिर में उस खास तौर पर कहा कि बाय लोयान और कुयांजू के बीच कोई भी स्पष्ट रिलेशनशिप नहीं है। उसने भी इस मौके का फायदा उठाकर ग्रुप में अफवाहें फैलाने वाले कुछ लोगों को वार्न कर दिया। तो बाय लोयान की इंटेंशन बताने के बाद शाओली ने जनरल ग्रुप चैट विंडो बंद कर दी। ग्रुप में तेजी से बढ़ते मैसेजेस को इग्नोर करके उसने दिन का काम शुरू किया, क्योंकि कल रात और आज सुबह की घटनाओं की वजह से क्यूयांजू का काम सुबह भर बहुत खराब था। लेकिन उसने जल्दी ही अपना माइंडसेट रीएडजस्ट कर लिया। उसने एक कप कॉफी बनाकर खुद को जगा लेने और फिर सीरियसली काम शुरू करने की प्लान बनाई। पर जैसे ही वो ऑफिस का दरवाजा खोला, उसने देखे ऑफिस में एक एम्प्लॉय बड़े लाल गुलाबों का बुक्के लेके आया। तो कुयांजू की भौहें थोड़ा सिकुड़ गईं। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था, उसने देखा कि कर्मचारी ने लाल गुलाबों का बड़ा बुके मेरी डेस्क पर रख दिया और कर्मचारी ने गुलाब रखे और साथ ही मुझे एक इशारा भरी विंग दी। शाओ चे ने किसी ने अभी फूल भेजे हैं, मैंने तुम्हारे लिए वो लाए थे। मैं उस बी को ब्लैंकली घूर रहा था। मेरी नजर चमकीले लाल गुलाबों पर पड़ी। हाँ, क्या ये सीओ बाई की तरफ से तुम्हारे लिए सरप्राइज हो सकता है? सीओ बाई तो पूरी तरह रोमांटिक है। ऐसा सुनते ही मेरे चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं बची। मैंने गुलाबों के बुके पर लगी कार्ड उठाई, खोल कर पढ़ा। फिर सबकी हैरान नजरें देखते हुए मैंने गुलाबों का बुके उठाया और ऑफिस से बाहर निकल गया। ज्यादा देर नहीं हुई, मैं वापस आया। मेरे हाथों में जो लाल गुलाब थे वो गायब हो गए। मेरे हाथ खाली थे। वही सहकर्मी जिसने अभी अभी फूल लाने में मदद की थी, इस देखकर हिचकिचाते हुए पूछा, वो बुके? जब मैंने कहा कि मैंने बुके फेंक दिया तो मौजूद सब लोग हैरान रह गए। क्यूएनजो सहित सबको लगा कि वो लाल गुलाबों का बुके बाई लोयान का गिफ्ट है। अब मैं बिना किसी दो सोच के वो बुके फेंक दिया था। क्या बाई लोयान और मेरे बीच झगड़ा हुआ था? तो पर वो सही नहीं हो सकता, उन्होंने मुझे देखा था। बाई लोयान आज सुबह कंपनी में साथ साथ आया था। पहले फूल लाने में मदद करने वाला कॉलीग सावधानी से बोला, वो बुकेट सीओ बाई का नहीं था। मैंने सिर हिलाया नहीं। तो मुझे लाल गुलाब पसंद नहीं है, लोयान को पता है, वो ऐसी गलती नहीं करेगी। वो आखिरकार समझ आ गया। तो कोई आश्चर्य नहीं कि अभी अभी गुलाब देखकर भी मैंने कोई हैरानी या खुशी का इजहार नहीं किया कि पता चला कि बुकेट बाई लोयान का नहीं था। पर जल्दी ही सबको दूसरा सवाल दिमाग में आया, अगर बुकेट बाई लोयान का नहीं था तो फिर कौन इसे मेरे पास भेजा? फिर भी बहुत कूल दिख रहा था। तो मेरी नजर ऑफिस के बाकी कॉलीग्स पे पड़ी। अगर कोई फूल भेजे तो बस इग्नोर कर दो। तो यह सुनकर बाकी लोग हाँ में सिर हिलाए। भले ही वो मदद करने की कोशिश कर रहे थे। अगर उनका सीईओ बाई पता लगा ले कि उन्होंने मेरे पास रिवल के फूल पहुंचाए तो उनकी सैलरी कट जाएगी। फिट्यू का यान जो मुझे सोच समझ कर देखता रहा, फिर मुड़कर ब्रेक रूम में चला गया। तो मैं अपनी डेस्क पर वापस गया। मैं अभी भी कार्ड पकड़े हुए था। वो उस पे साइन था, वो चेन जिंग का था। वो वही व्यक्ति था जिससे मैं उस दिन रेस्टोरेंट में मिला था। वो चेन जिंग थी यार, वही व्यक्ति जिसे मैं उस दिन रेस्टोरेंट में मिला था। तो मैंने कार्ड को दराज में फेंक दिया। ब्रो, मुझे नहीं पता इसमें क्या गड़बड़ है। चेन जिंग मुझे फूल भेज रही है यार। वैसे अगर वो भेज रही है तो ठीक है, पर लाल गुलाब भेजना जो इतना एम्बिग्यूस मतलब वाला फूल है, मैं यकीन नहीं करूंगा कि चेन जिंग जब पहली बार रेस्टोरेंट में मुझसे मिली तो पहली नजर में ही प्यार में पड़ गई। इस व्यक्ति के लाल गुलाब भेजने के पीछे जरूर कोई और मकसद है। ब्रो, अगर मैं सही हूँ तो चेन जिंग जरूर इन्हें दूसरा और तीसरा बार भेजेगी। जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, उसके बाद हर दिन कंपनी की रिसेप्शन डेस्क को एक ही तरह के लाल गुलाबों के बुके मिलते रहे और डिलीवरी वाला हमेशा उसी शॉप का एम्प्लॉय ही आता था। ब्रो, वो नीचे ग्रुप में आकर नाम लेकर चिल्लाते, कहते किसी ने जियांग चेन के लिए फूल भेजे हैं। यार, वो समझते हुए कि वो ऊपर नहीं जा सकते, वे बस फूल रिसेप्शन डेस्क पर छोड़ देते। ब्रो, पहली बार जब वही दयालु कोलिग लाया था, उसके बाद के सारे बुके बस रिसेप्शन डेस्क पर छोड़ दिए गए, वहीं खड़े रहे। यार, कोई भी इनको नहीं देखा, फूल जमा होते गए। ब्रो, रिसेप्शन डेस्क लाल गुलाबों में डूबने वाला था। यार, कोई और चॉइस न होते हुए रिसेप्शन स्टाफ ने शाओ को ये बात बताई। ब्रो, शाओ ली ने जब सुना कि कोई मुझे लाल गुलाब भेज रहा है
तो तुरंत इसे बाई लोयुन को रिपोर्ट कर दिया। यार, बाई लोयुन जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर रहा था, ये सुनते ही ऊपर देख गया। ब्रो, लालाब शाओली ने सिर हिलाया। अपने दिल में उसने उस हर्डी व्यक्ति के लिए एक पल की साइलेंस रखी। ब्रो, तुम्हें पता है ये किसने भेजे हैं? कुछ शाओली ने हाँ में सिर हिलाया। बाई लोयुन को रिपोर्ट करने से पहले वो स्पेशली नीचे रिसेप्शन डेस्क तक गया था, जहां उसे बुके के बीच कुछ कार्ड्स मिले। शाओली ने क्यूरियोसिटी में एक नजर डाली। कार्ड्स पर लिखे वो चीजी कन्फेशंस देखकर उसे लगभग उल्टी ही आ गई थी। भेजने वाले का नाम चेन जिंग है। जैसे ही बाई लोयुन ने चेन जिंग का नाम सुना, वो एक सेकंड के लिए एकदम स्टन रह गई। अचानक उसके चेहरे पे एक कोल्ड हंसी आ गई। तो ये वो है। जैसे ही शाओली ने बाई लोयुन की ये हंसी सुनी, उसकी बॉडी डर के मारे कांपने लगी। वो तो ये तक सोचने लगा कि अब इस चेंजिंग का अंतिम संस्कार कहाँ होगा। सीओ बाई, तो अब हमें क्या करना चाहिए? बाई लोयुन काफी तक साइलेंट रही। उसने अपना पेन उठाया और वापस डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगी। रिसेप्शन डेस्क पर बोल दो कि कंपनी के वो रोजेस फ्री में ले जा सकते हैं। अगर कोई और भी भेजे तो बस चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना। बस उन्हें बोल देना कि कार्ड्स रख लें। शाओली पहले तो थोड़ा शॉक्ड रह गया, फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। सीओ बाई, मैं अभी जाकर सब अरेंज करता हूँ। शाओली के इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद रिसेप्शन स्टाफ ने सारे रोजेस ठिकाने लगा दिए। वो सब मुरझा चुके थे और अब बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहे थे। जो अभी भी सुंदर थे, उन्होंने कुछ वेसेस निकाले और उन्हें सजा दिया। तो शाओली ने ग्रुप चैट में अनाउंस किया कि आज रिसेप्शन डेस्क पर फ्री गुलाब मिल रहे हैं। जिन फीमेल एम्प्लॉयज को पूरे साल एक भी गुलाब नहीं मिला था, ये देखते ही वो ग्रुप्स में रिसेप्शन डेस्क पर फ्री फूल लेने पहुंच गयी। तो वो गुलाब जो बस रिसेप्शन डेस्क पर मुरझाने का इंतजार करते, अब उन्होंने अपनी आखिरी वैल्यू दे दी थी। मैंने लंच खत्म किया और ऑफिस वापस आके देखा कि हर फीमेल कलीग की डेस्क पर एक लाल गुलाब रखा था। तो मैं थोड़ी सरप्राइज थी। एक फीमेल कलीग ने ये देखा था और हंसते हो मेरे पास और रिसेंट डेस्क वाले फ्री गुलाबों का पूरा सीन बताया। मैं एक पल के लिए दंग रह गई, फिर अचानक मेरी हंसी छूट गई। अपनी डेस्क पर वापस आकर मैंने फोन निकाला और बाई लोयुन को एक मैसेज भेजा। क्या रिसेप्शन डेस्क वाले फूलों का आइडिया तुम्हारा था? थोड़ी ही देर में बाई लोयुन का रिप्लाई आ गया। चेन जिंग ने तुम्हें फूल भेजे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं रिप्लाई किया, ओके, मेरी गलती है। तो मुझे लगा मैं वैसे भी उसके फूल एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी, तो तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं थी। बाई लोयुन ने रिप्लाई किया, मैंने पहले भी कहा था, माया चेन काफी पॉपुलर है, लगता है और करीब से नजर रखनी पड़ेगी। मैंने बाई लोयुन का भेजा मैसेज देखा और मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। हम तो पहले ही एंगेज हैं, क्या तुम अभी भी टेंशन में हो? बाई लोयुन ने आगे रिप्लाई किया, बिना लीगल स्टेटस के मैं चैन से नहीं बैठ सकता। और मैंने वो सेंटेंस देखा और मेरे कान थोड़े लाल हो गए। अब मुझे काम पर वापस लगना होगा। इस सीईओ के ऑफिस में बाई लोयुन की नजर इस सेंटेंस पर पड़ी तो मेरे उस शर्माते हुए चेहरे की इमेज उसके दिमाग में पॉप हुई। उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। ठीक तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया तो बाई लोयुन ने तुरंत अपना चेहरा सीरियस कर लिया और शाओली एक डॉक्यूमेंट लेकर अंदर आया। सीईओ बाई, ये रही चेन फैमिली वाली फाइल। बाई लोयुन ने नोट किया, फाइल पकड़ी और उसे पढ़ने लगी। शाओली चुपचाप साइड में खड़ा होकर सोच रहा था कि बाई लोयुन की इस ऊपर वाली इग्नोरेंस से धोखा मत खाना। शाओली को पता था कि अगर बात मुझसे जुड़ी हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाई लोयुन को फर्क न पड़े। और शाओली को भी आइडिया नहीं था कि बाई लोयुन उस चेन जिंग का क्या करेगी, पर उसे इतना पता था कि 80-90% चांस है कि चेन फैमिली के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। उसकी सीईओ बाई का अंधापोच करने की हिम्मत मानना पड़ेगा। ये चेन जिंग नाम की बंदी बड़ी ढीठ थी। अब बाई लोयुन अपने हाथ में पकड़ी फाइल के पेज पलटने लगी। पहले तो उसने चेन जिंग को भाव ही नहीं दिया था, तो उसने सोचा नहीं था कि ये बंदी उससे पोच करने की हिम्मत करेगी। भले ही वो पूरी फैमिली का कुछ न बिगाड़े, पर चेन जिंग को सबक सिखाना तो पक्का था। दूसरी तरफ चेन फैमिली की कंपनी में चेन जिंग अपना फोन चला रही थी। उसे लगा कि पिछले कुछ दिनों से जो वो फूलों वाला ऑफेंसिव खेल रही है, उससे मेरा ध्यान तो पक्का उसकी तरफ गया होगा। अब उसके जैसे परसुअर को एक ग्रैंड एंट्री मारनी चाहिए। ठीक फूलों की डिलीवरी वाले टाइम पर वे ग्रुप के एंट्रेंस पर वो जाना पहचाना डिलीवरी वाला लड़का नहीं, बल्कि सिर से पैर तक एकदम टिप टॉप तैयार चेन जिंग खड़ी थी। रिसेंट स्टाफ बस सोच ही रहा था कि टाइम हो गया है और डिलीवरी वाले अभी तक क्यों नहीं आए। तभी उन्होंने चेन जिंग को देखा। कंपनी गेट के सामने उसे खड़ा देख रिसेप्शन डेस्क वाले एक दूसरे को देखने लगे। एक स्मार्ट बंदे ने तुरंत शाओली को कॉल किया और कंपनी गेट के सीन के बारे में बताया। इस शाओली बाहर बाई लोयुन के साथ बिजनेस डिस्कस कर रहा था। उसने मन ही मन चेन जिंग के लिए 2 सेकंड का साइलेंस रखा और बाई लोयुन को सारी बात बता दी। मैं अपनी डेस्क पर काफी सीरियसली काम कर रहा था। एक फीमेल कलीग मेरे पास आई। उसके एक्सप्रेशंस थोड़े अजीब से थे। क्या कुछ गड़बड़ है? वो फीमेल कलीग काफी देर तक हकलाती रही और फिर उसने मुझे बताया, नीचे एक औरत रेड रोसेस लेकर मेरा इंतजार कर रही थी। मैं एक पल के लिए शॉक हो गया, फिर उठा और खिड़की की तरफ गया। ठीक उसी वक्त चेन जिंग ने भी ऊपर मेरी तरफ देखा। उसने मुझे एकदम रेडियंट स्माइल दी। मैंने नीचे खड़ी चेन जिंग को इग्नोर किया
अपनी डेस्क पर वापस आया और अपना काम कंटिन्यू किया। जिस फीमेल कलीग ने मुझे ये बताया था उसने ये सब देखा। उसके चेहरे पर ऑकवर्डनेस साफ दिख रही थी। चेन, क्या तुम नीचे जाकर चेक नहीं करोगे? मैंने उस फीमेल कलीग की तरफ देखा। अब मैं उसे नहीं जानता, क्यों मैं नीचे क्यों जाऊं? उस फीमेल कलीग के चेहरे पर एम्बेरसमेंट की एक झलक दिखी। वो जल्दी से अपनी डेस्क पर वापस चली गई। ऑफिस के बाकी गॉसिप करने वाले कलीग्स ने भी चुपचाप अपनी नजरें हटा ली और सीरियसली काम करने लगे। मेरा चेंजिंग से मिलने नीचे जाने का कोई इरादा नहीं था। एक तो इसलिए क्योंकि मैं उसे सच में नहीं जानता था, दूसरा ये कि वो ऐसी इंसान थी जिसे बाई लुयान पसंद नहीं करती थी। तो नेचुरली मैं भी पसंद नहीं करने वाला था। कि चेंजिंग को लगा कि जब मैं उसे नीचे वेट करते हुए देखूंगा तो मैं पक्का उससे मिलने फटाफट नीचे आ जाऊंगा। पर वो वेट करती रही और करती रही, फिर भी मैं नीचे नहीं आया। चेंजिंग ने अपनी कलाई पर बंदी घड़ी देखी। वो लगभग 1 घंटे से नीचे वेट कर रही थी। धूप काफी हार्श थी। 1 घंटे से ज्यादा खड़े रहने के बाद चेंजिंग को महसूस हुआ कि उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग गई है। बीवाई ग्रुप के गेट के सामने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आराम से शेड में खड़े थे, जो धूप में तप रही चेंजिंग के बिल्कुल अपोजिट था। ये इसलिए भी था क्योंकि उन्हें उसे अंदर जाने देने से साफ मना कर दिया था। चेंजिंग बीवाई ग्रुप की बिल्डिंग में घुसना चाहती थी। चेंजिंग को अंदर आने से रोकने के लिए वो गार्ड्स दरवाजे पर ही डटे रहे। चेंजिंग ने उन दोनों गार्ड्स की तरफ देखा। उसका दिल नफरत से भर गया और वो गुस्से में अपने दांत पीसने लगी। तब पर उसकी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो 2 थे और काफी लंबे चौड़े थे, जबकि वो अकेली थी। पर से वो इतनी कमजोर थी कि एक मुर्गी तक को काबू नहीं कर सकती थी। उनके बीच कोई कंपैरिजन ही नहीं था। चेंजिंग के पास मेरा फोन नंबर नहीं था, इसलिए वो मुझे डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकती थी। वो बेचारी कंपनी के नी बस वेट ही कर सकती थी। वहाँ से गुजरने वाले कंपनी एम्प्लॉइज ने ये सब देखा। उन सब ने चेंजिंग को बड़े अजीब एक्सप्रेशंस के साथ देखा कि जब उन्हें पता चला कि वो उनके सीईओ के फियांसे को स्टॉक करने आई है तो सब हैरान भी थे और उन्हें उस पर तरस भी आ रहा था। एम्प्लॉय 1 ये कहाँ से आ गई? एक बंदे के लिए हमारी सीईओ बाई से पंगा लेने की हिम्मत, क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं है? एम्प्लॉय 2 है, ये तो हमारी सीईओ बाई के सामने कहीं टिकती भी नहीं, उतनी प्रीटी भी नहीं है। जियांग चेन इसे भाव ही क्यों देगा? एम्प्लॉय 3, क्या ये वही पागल नहीं है जो पहले रेड रोजेस भेजती रहती थी? शायद इसे पता नहीं है कि इसके भेजे हुए सारे फूल हमारे हाथ लग जाते थे। बाई ग्रुप के वो एम्प्लॉयज गेट पर ही खुलेआम चेन जिंग के बारे में गॉसिप कर रहे थे। और जहाँ तक चेन जिंग की बात है, जिसके बारे में बातें हो रही थी, उसका पेशेंस अब जवाब दे रहा था। वो तेजी से कंपनी गेट की तरफ बढ़ी ताकि रिसेप्शन पर जाकर सिचुएशन का पता लगा सके। पर जैसे ही वो डोर तक पहुंची, उन 2 गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक लिया। क्या कर रही हो? बाहर वालों को अंदर जाना अलाउड नहीं है। चेन जिंग अंदर से बहुत चिड़ी हुई थी, पर फिर भी उसे जबरदस्ती स्माइल करना पड़ा। तो मैं अपने जियांग चेन को ढूंढ रही हूँ। और गार्ड का चेहरा एकदम स्ट्रिक्ट और डरावना था। बस तुम्हारे बोलने से कि तुम उसे ढूंढ रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो मिल जाएगा। चेन जिंग का चेहरा थोड़ा उतर गया। भले ही चेन फैमिली बाई फैमिली के लेवल की नहीं थी, पर उसे भी घर पे बहुत पैम्पर किया जाता था। वो ऐसा कोल्ड ट्रीटमेंट कैसे झेलती? मैंने तुम्हें बोला था ना जियांग चेन को बताने के लिए कि मैं उसका वेट कर रही हूँ। तुमने मैसेज पास किया या नहीं? तो वो अभी तक मुझसे मिलने नीचे क्यों नहीं आया? तो दोनों गार्ड्स के चेहरों पे साफ नफरत दिख रही थी। तो खुद को क्या भगवान समझती हो? तुमने बोला वेट कर रही हो, तो क्या कोई भी तुमसे मिलने आ जाएगा? अगर तुम इतनी ही कैपेबल हो तो उसे डायरेक्ट कॉल करो ना। हमारे लिए चीजें मुश्किल क्यों कर रही हो? सही बात है, वैसे भी उसे पता है तुम वेट कर रही हो, फिर भी वो नहीं आ रहा। मतलब तो पहले से ही एकदम ऑब्वियस है। इतना पीछे क्यों पड़ी हो? क्या तुम्हें तभी समझ आता है जब लोग खरी खोटी सुनाते हैं? तो दोनों गार्ड्स बारी बारी से बोलने लगे। उनकी बातों की वजह से चेन जिंग का चेहरा बहुत ज्यादा खराब हो गया। तभी उनके पीछे रोड साइड पे एक कार रुकी। बाई लुयान कार से बाहर निकली तो उसने देखा कि चेन जिंग उसकी कंपनी के गेट के सामने खड़ी है। आवाज सुनकर चेन जिंग ने अनजाने में मुड़कर देखा और उसकी नजरें बाई लुयान की उन ठंडी और इमोशनलेस आंखों से टकराईं। किसी और के रिलेशनशिप में हाथ मारना आखिर कोई बहुत कूल बात तो थी नहीं। हालांकि चेन जिंग ने खुद को मना लिया था कि बाई लुयान और मेरी अभी शादी नहीं हुई है। उसकी हरकतों को चोरी नहीं माना जा सकता था। तो पर जब वो सच में बाई लुयान के सामने आई तो उसे गिल्टी फील होने लगा। बाई लुयान तेजी से चलकर चेन जिंग के पास आई। पहले उसने उसके हाथ में पकड़े रेड रोजेस के बुके पर एक नजर डाली। अचानक वो ताना मारते हुए हंसी। चेन को रेड रोजेस पसंद नहीं है। हाथ मारने की कोशिश करने से पहले कम से कम थोड़ी रिसर्च तो कर लेनी चाहिए थी। तो बाई लुई आवाज बहुत धीमी और ठंडी थी, जिससे चेन जिंग की बॉडी एकदम अकड़ गई। वो बस मुझे छीनना चाहती थी ताकि बाई लुयान को तड़पा सके। इसलिए वो रोज रेड रोजेस का एक बुके बाई ग्रुप भेजने का ऑर्डर देती थी। इससे न सिर्फ मुझे पटाने का उसका इरादा दिखता था, बल्कि ये बाई लुयान को चिढ़ाने के लिए भी काफी था। तर पर उसने कभी सोचा नहीं था कि मुझे रेड रोजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पिछले दिनों उसने जितने भी फूल भेजे, क्या वो सब बेकार नहीं गए? चेन जिंग का चेहरा और भी ज्यादा खराब हो गया। बाई लुयान ने उसे ठंडी नजरों से देखा। वो उसके करीब झुकी। चेन जिंग, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपने के इन फालतू ख्यालों को जल्दी छोड़ दो। मेरे आदमी पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई?
तुम ये बिल्कुल नहीं जानना चाहोगी कि मैं अपने दुश्मनों के साथ असल में कैसा बर्ताव करती हूँ। जैसे ही बाई लोयान ने अपनी बात खत्म की, चेन जिंग की बॉडी अचानक कांपने लगी। मोमेंट पे उसे एड़ी से लेकर सिर तक एकदम चिल महसूस हुई। चेन जिंग ने थूक निगला और अपनी आवाज को शेक होने से रोकने की कोशिश की। बेई लुयान, क्या तुम डर गई हो? बेई लुयान ने उसकी तरफ देखा। वो अचानक एक मॉकिंग हंसी हंसी। चेन जिंग, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझती हो। लगता है तुम मुझसे जीत सकती हो। फीलिंग्स का कुछ भरोसा नहीं। क्या पता शायद मैं तुम्हें सच में एक बार हरा दूं। बेई लुयान ने उसे देखा और फिर से अपने उसी कोल्ड और क्लासी अंदाज में आ गई। तो फिर गुड लक तुम्हें, ये बोलकर वो वहाँ से निकल गई। तो जब बाई लोयान ने ये कहा तो उसका चेन जिंग को मॉक करने का कोई इरादा नहीं था, पर चेन जिंग को ये बात कुछ और ही लगी। उसे लगा कि बाई लोयान उसे नीचा दिखा रही है और उसे जरा भी सीरियसली नहीं ले रही। ये देखकर कि लोयान लिफ्ट में जाने वाली है, चेन जिंग उसके पीछे से चिल्लाई, बाई लोयान, इतना उड़ो मत, मैं जियांग चेन को पाकर रहूंगी। तुमने क्या कहा था कि तुम किसे परस्यू करना चाहती हो? पीछे से अचानक लड़की की आवाज सुनकर चेन जिंग की रूह कांप गई। तो वो डर के मारे लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हट गई। सामने वाले का चेहरा क्लियरली देखने के बाद चेन जिंग के एक्सप्रेशंस एकदम बदल गए। जियांग वानरू एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ उसके पीछे खड़ी थी और चेन जिंग की वो डरपोको वाली हालत उसने पूरी देख ली थी। जियांग वानरू की आंखों में एक पल के लिए डिस्गस्ट सा दिखा। उसके हाथ में एक लंच बॉक्स था। चेन जिंग, तूने अभी किसे परस्यू करने की बात की? जियांग फैमिली की वारिस होने के नाते जियांग वानरू का वो सीरियस और बिना स्माइल वाला चेहरा ही डराने के लिए काफी था। अपने छोटे भाई के लिए लंच लाने का चांस उसे बड़ी मुश्किल से मिला था। जियांग वानरू अपना काम धाम छोड़कर बेग्रुप भागी, पर वहाँ उसने चेन जिंग को बाई लोयान पर चिल्लाते हुए देखा। और जो लोग उसके भाई को छीनना चाहते थे, उनके लिए जियांग वानरू के मन में रत्ती भर भी अच्छी फीलिंग्स नहीं थी। बाई लोयान एक एक्सेप्शन थी। वो दोनों बचपन से साथ ही तो पले बड़े थे। वो दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे और वही थी जिसकी मेरे साथ बचपन से सगाई फिक्स थी। पर ये चेन जिंग है कौन भाई? क्या ये बाई लोयान से ज्यादा प्रिटी है या उससे ज्यादा आउटस्टैंडिंग? तो जिसकी एकेडमिक अचीवमेंट्स बाई लोयान के आसपास भी नहीं भटकती, वो उसके भाई के पीछे पड़ी थी। एकदम शेमलेस जियांग वानू को खुद भी इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ। सबकॉन्शियसली उसके अंदर से एक बहुत ही कोल्ड वाइब निकल रही थी। चेन जिंग की टांगे कांपने लगी, पर उसे अभी भी बहुत कम पता था कि उसे नहीं पता था कि जब से मैं जियांग फैमिली में वापस आया हूँ, जियांग वानरू एकदम पक्की बेरकौन बन चुकी है। जियांग वानरू का सवाल सुनकर उसने डर को कंट्रोल किया और बोली, मैं जियांग चेन को परस्यू करना चाहती हूँ। उसकी और बाई लोयन की अभी शादी थोड़ी ना हुई है। मेरे पास अभी भी चांस है। जो कंपनी के एंज अभी नीचे ही थे, उन्होंने चेन जिंग की ये बातें सुन ली और फिर उन्होंने जियांग वानरोंग के आसपास की उस खतरनाक कोल्ड वाइब को नोटिस किया। एक एक करके सब डर के मारे अपने आप ने आधा कदम पीछे हट गए। उसी टाइम उन सब ने मन ही मन उसके लिए साइलेंस रखा। तो इस चेन जिंग नाम की बंदी के लिए जियांग वानू ने उसे दे देखा और सडनली एक कोल्ड हंसी हंसी। उसने हाथ वाला लंच बॉक्स पीछे खड़े यंग असिस्टेंट को थमाया, फिर चेन जिंग के गले में हाथ डाला और उसे एक कोने की तरफ ले गई। थोड़ी ही देर में उस कोने से एक दर्दनाक चीख निकली और जियांग वानरू एकदम एलिगेंटली वापस आई। उसके चेहरे पर वही पुरानी वाली स्माइल वापस आ गई थी। तो उसने यंग असिस्टेंट के हाथ से लंच बॉक्स वापस लिया और बिना पीछे मुड़े सीधा वे ग्रुप की बिल्डिंग के अंदर चली गई। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स काफी क्यूरियस थे। उन्होंने उस कोने की तरफ देखा तो बस एक झलक देखते ही हंसी कंट्रोल करने की वजह से उनके चेहरे लाल हो गए। कोई भी देख सकता था कि वो पागलों की तरह हंसना चाहते थे, पर बस किसी तरह रोक रहे थे। लॉबी में गॉसिप कर रहे एम्प्लॉयज ने ये सब देखा। वो भी बाहर देखने के लिए गेट की तरफ भागे कि बस एक नजर देखते उन सबके चेहरे भी एक एक करके लाल पड़ गए। चेन जिंग का वो पहले वाला एकदम परफेक्ट मेकअप वाला लुक अब गायब हो चुका था। उसकी नाक से बुरी तरह खून बह रहा था। जो गुलाब का बुके उसने पकड़ा हुआ था, उसे जियांग वानरू ने उसके कॉलर के पीछे से घुसा दिया था, जैसे कोई फूल सजा रहा हो। वो सामने से देखने पर वो लाल पंखों वाले मोर जैसी लग रही थी, जो अपने पंख फैलाए खड़ा हो, और वो भी एक ऐसा मोर जिसकी नाक से खून बह रहा हो। लॉबी में खड़े कुछ अजीब से एम्प्लॉयज अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। तुरंत ही लोगों की दबी दबी हंसी की आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाज बिल्कुल किसी स्विच को फ्लिप करने जैसी थी। फिर क्या था, पूरी लॉबी में ठहाकों का एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। चेन जिंग ने वो हंसी सुनी और उसे फील हुआ कि सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं। उसके गाल एकदम लाल हो गए और वो शर्म के मारे वहाँ से तुरंत भाग निकली। नीचे क्या सीन हुआ, मुझे इस बारे में रत्ती भर भी आइडिया नहीं था। मैं अपना काम रगड़ रहा था, तभी अचानक मुझे फील हुआ कि मेरे वर्क स्टेशन के पास कोई खड़ा है, और जब मैंने ऊपर देखा तो पता चला कि वो मेरी बड़ी सिस्टर थी। जियांग वान्यू ने मुझे एक शरारती वाली लुक दी। मैं सोच रही थी कि क्या मुझे अपने प्यारे छोटे भाई को लंच पर इनवाइट करने का ऑनर मिलेगा। तो ये कहते हुए जियांग वान्यू ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लंच बॉक्स हिलाया। मम्मी ने एक नई डिश बनाई है स्पेशली तुम्हारे लिए, इसे ट्राई करो। मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई
और मैंने हाँ में सिर हिला दिया। आखिर जो काम मैं कर रहा था वो वैसे भी ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था और बस थोड़ा सा काम बचा था जिसे मैं लंच के बाद भी निपटा सकता था। और मैंने अपना सामान थोड़ा समेटा और फिर जियांग वान्यू को साथ लेकर बाई लुइन को ढूंढने निकल पड़ा। वह हम दोनों को यानजू के ऑफिस के गेट के पास से गुजर ही रहे थे तो तभी हमारा सामना को यानजू से हुआ, जो बाहर निकलने के लिए गेट खोल ही रहा था। उसे देखते ही जियांग वान्यू के चेहरे की स्माइल गायब हो गई, क्योंकि यानजू की नजरें मुझ पर से हटकर सीधे जियांग वान्यू पर जाकर टिकी। उसके चेहरे पर एक जेंटल सी स्माइल आ गई। सीनियर जियांग यू जियांग चेन को विजिट करने आए थे। जियांग वाई लोई ल्यून से काफी अलग थी। क्यों यानजो ने उसके भाई को नहीं बचाया था, ऊपर से जो उसके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड को पोच करना चाहता हो, उसके लिए उसके मन में कोई गुडविल नहीं थी। जिसकी भी आंखें हैं वो ये देख सकता है। तुम्हें तो पहले से ही पता है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? क्या इसमें मजा आ रहा है? यानजू के चेहरे की स्माइल फ्रीज हो गई, पर फिर भी उसने एक पोलाइट स्माइल बनाए रखी। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो मैं बस इस बारे में बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। माया चान और मैं खाना खाने जा रहे हैं, क्या तुम प्लीज थोड़ा साइड हो जाओगे? भले ही ये एक सवाल था, पर जियांग वानवू ने यानजू को कुछ और बोलने का चांस ही नहीं दिया। उसने सीधे अपना हाथ मेरे हाथ में डाला और ऑफिस से बाहर निकल गई और हम वहाँ से चले गए। मैंने क्यूरियस होकर पीछे मुड़कर देखा। मैंने देखा कि क्यों यानजू उन्हें जाते हुए घूर रहा था, तो मुझे थोड़ा अजीब सा फील होने लगा। लिफ्ट में घुसते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोला, अदीदी, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उस यानजो से सच में नफरत करती हो? जियांग वानू ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा। उसकी टोन थोड़ी सॉफ्ट हुई। वो तुमसे बाई लुयान को चुराना चाहता है। वो तो भला मेरे मन में उसके लिए कोई अच्छा इंप्रेशन कैसे हो सकता है? वैसे भी पास्ट में हमारे बीच कुछ पंगे हुए थे, इसलिए मुझे ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। जियांग वानू की बातों ने मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। क्या तुम मुझे बता सकती हो? अपने भाई का गॉसिपी लुक देखकर जियांग वानू हंस पड़ी। ये सब पुरानी बातें हैं, इन्हें ना उठाना ही बेहतर है। तब मौका मिलेगा तब बताऊंगी। चलो बाई लुयान को ढूंढते हैं और खाना खाते हैं। एलिवेटर सीधा 18वीं फ्लोर पर गया। एलिवेटर से बाहर निकलने के बाद वो दोनों सीधे बाई लुयान के ऑफिस गए। जैसे ही जियांग वानू दरवाजा खोलने ही वाली थी, मैंने दीदी का हाथ पीछे खींचा और दरवाजा नॉक किया। रिप्लाई सुनने के बाद ही मैं जियांग वानू को अंदर ले गया। जियांग वानू ने बेबसी में अपना सिर हिलाया। अंदर जाते ही वो बॉस की तरह सोफे पर बैठ गई। याई चेन, क्या तुम्हें इसके ऑफिस में घुसने से पहले हमेशा नॉक करना पड़ता है? फिर मैं हैरान रह गया। फिर मेरा एक्सप्रेशन ऐसा हो गया जैसे मैं कोई ऑब्वियस बात बोल रहा हूँ। तो किसी और के स्पेस में जाने से पहले नॉक करना क्या कॉमन सेंस नहीं है? तो मेरी बातों ने जियांग युआन को स्पीचलेस कर दिया। तो वो और बाई लुयान चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। ऐसा लगा जैसे उसने पहले कभी नॉक नहीं किया था। बाई लुयान और मैं इतने सालों से दोस्त हैं, हमारे बीच सब चीजों फर्क नहीं पड़ता है ना? ये कहने के बाद जियांग युआन की नजर उस पर पड़ी। बाई लुयान जो अपनी डेस्क के पीछे बैठी हुई थी। बाई लुयान ने हाँ में सिर हिलाया। चाहे जो भी रीजन हो, वो अपनी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ को ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो उठी और सोफी तरफ वॉक करके गई। बाई लुयान नेचुरली मेरे बगल में बैठ गई। उसका इरादा मेरी बाहों में लीन होने का था, पर तभी साइड से जांग वोनवू के खांसने की आवाज आई। उसकी आंखें बाई लुयान पर ही फिक्स थीं। मैं भी यही हूँ, यू नो। जांग वोनवू की बात सुनकर मैंने सबकॉन्शियसली बाई लुयान से थोड़ी डिस्टेंस बना ली। जांग वोनवू अभी भी सेटिस्फाइड नहीं लग रही थी, तो वो डायरेक्ट हम दोनों के बीच में बैठ गई और फिर कॉफी टेबल पर रखा लंच बॉक्स खोला। उसने उसे मेरे सामने पुश किया। मम्मी ने पर्सनली तुम्हारे लिए जो लंच बनाया है उसे टेस्ट करो। मैंने बाई लुयान की तरफ एक ग्लांस दिया और सिर हिलाया, तो मैंने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और खाना स्टार्ट कर दिया। जांग वोनवू ने बाई लुयान की तरफ देखा। ये चेन का ओरिजिनल लंच कहाँ है? इससे पहले कि लुयान कुछ बोल पाती, शाओली बाहर से आई, वो लंच लेकर जो मेरे और बाई लुयान के लिए प्रिपेयर था। मेरे पास पहले से ही मम्मी वाला लविंग लंच था, तो मेरा ओरिजिनल पोर्शन जियांग वान के पेट में चला गया। ये पेट भर खाने के बाद जियांग वानी लेजीली अपनी चेयर पर पीछे की तरफ झुक गई। अब बाई लुयान ने खाना फिनिश कर लिया था और अपनी डेस्क के पीछे बैठकर काम स्टार्ट कर रही थी, जबकि मैं अभी भी धीरे धीरे अपना लंच खा रहा था। जियांग वान ने बाई लुयान की तरफ देखा। अचानक उससे पहले का सीन याद आया और उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये चेंजिंग का क्या सीन है? मैंने अभी सुना कि वो तुझसे मेरे ई चेन को छीनने की डींगे मार रही थी। खाना खाते हुए ये सुनकर मेरा खाना लगभग मुंह से बाहर ही आ गया था। चेन जिंग मुझे परस्यू करना चाहती है, क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? तो ये सुनकर बाई लुयान की ठंडी आंखों में एक बर्फीली चमक आ गई। चेन जिंग मुझे टारगेट कर रही है, फिक्र मत करो सिस, तो मैं ये मैटर अच्छे से हैंडल कर लूंगी। जियांग वान्यू ने मेरी तरफ देखा, जो अभी भी खाना खा रहा था। उसके होठों पे एक हल्की सी स्माइल आ गई। बहुत टाइम बाद उसने बाई लुयान के चेहरे पर ऐसा गुस्से वाला एक्सप्रेशन देखा था। लगता है बाई लुयान अपने छोटे भाई को सच में बहुत वैल्यू करती है।
भले ही ये राइवल उसके ध्यान के लायक भी नहीं थी। अच्छा है कि तुम्हें पता है, बस बता रही हूँ। मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने उस लड़की की धुलाई कर दी। ये सुनकर बाई लोयान और मैं दोनों हैरान होकर जियांग वान्यू को देखने लगे। साफ था कि हमें से किसी ने नहीं सोचा था कि जियांग वान्यू सच में चेन जिंगजू को पीट देगी। तो जब हम दोनों उसे ऐसे घूरने लगे तो जियांग वान्यू के चेहरे पर थोड़े अजीब से भाव आ गए। कोई मेरे छोटे भाई पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा है, क्या मैं इसके लिए उसे पीट भी नहीं सकती? और तो और उसने मेरी बहन से कुछ छीनने की हिम्मत की, मैं उसे कैसे नहीं पीटती? जियांग वान्यू की बातें काफी उलझी हुई थी, पर अगर अलग अलग देखो तो सब कुछ बिल्कुल सेंस बना रहा था। मैंने अपनी ओवर प्रोटेक्टिव दीदी की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि शायद दीदी जिसे पीटना चाहती थी वो चेन जिंग नहीं बल्कि कोई और ही था। खाना खत्म करने के बाद मेरा ओरिजिनल प्लान था कि जियांग वेन्यू के जाने का वेट करूं ताकि बाई लोइन से ढंग से बात कर सकूं। तो पर जियांग वेन्यू तो जैसे कसम खाकर बैठी थी कि वो नहीं जाएगी। उसने एक मैगजीन हुई और उसे पढ़ने लगी। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे कहीं जाने की जल्दी है। तो मैं वेट करता रहा और फिर देखा कि अब तो वापस काम पर जाने का टाइम हो गया है, पर जियांग वान्यू का जाने का कोई इरादा नहीं था। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बोल ही दिया, दीदी क्या आज दोपहर आपको काम पर नहीं जाना? जियांग वान्यू ने मैगजीन से नजरें हटाकर मेरी तरफ देखा। आज दोपहर में फ्री हूँ। तो मैंने सोचा कि बाई लोइन के साथ थोड़ी चैटिंग कर लूं। तो जब जियांग वान्यू ने कहा कि वो दीदी की मौजूदगी में बाई लोइन से बात करना चाहती है, तो मेरे लिए बाई लोइन से ज्यादा कुछ कहना कन्वीनियंट नहीं था, इसलिए मुझे उठकर ऑफिस से जाना पड़ा। फिर मैं नीचे काम करने जा रहा हूँ। बाई लोइन मुझे एलिवेटर तक छोड़ने के लिए खड़ी हुई। जैसे ही जियांग वान्यू की नजरें हम पर से हटी, हमने तुरंत एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। चलो, मैं नीचे काम पर जा रहा हूँ, तुम और दीदी अच्छे से बातें करो। फिर जैसे मुझे अचानक कुछ याद आया, मैंने एक और बात जोड़ दी, कल्लाई मत कर लेना। बाई लोइन धीरे से हंसी। मैम, मैं अपनी फ्यूचर ननद की बात तो पक्का मानूंगी। मैंने उसका हाथ छोड़ा और एलिवेटर के अंदर जाने ही वाला था, पर इससे पहले कि मैं मुड़ पाता, बाई लोइन अपने पंजों के बल खड़ी हो गई। उसके लाल होठ एकदम कन्वीनियंटली मेरे होठों पे आ टिके। तुम्हारी सिस्टर अभी यही थी। ये कन्वीनियंट नहीं था, मैंने सबकॉन्शियसली अपने होठ भींच लिए। मेरी नजरें बाई लोयान के पीछे वाले ऑफिस की तरफ दौड़ गईं। ये देखकर कि जियांग वान्यू वहाँ नहीं है, मैंने जल्दी से झुककर बाई लोयान को भी एक किस दे दिया ताकि हिसाब बराबर हो जाए। तो मैं अब काम पे जा रहा हूँ। अगर बस चलता तो बाई लोयान उसे वापस खींचकर थोड़ी देर और इंटीमेट होना चाहती थी, पर कोई और ऑप्शन नहीं था। ऑफिस में कोई वेट कर रहा था। अगर बाई लोयान एक सेकंड भी लेट होती तो जियांग वान्यू सीधा ऑफिस से बाहर आ धमकती, जाओ आज सब घर जाने का वेट रहेगा। ओके। मुझे सी ऑफ करने के बाद बाई लोयान तेजी से अपने ऑफिस की तरफ वापस चली गई। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर जियांग वान्यू ने उधर देखा। उसकी नजरें बाई लोयान के चेहरे को ऊपर नीचे स्कैन करने लगी। फिर उसने चुपके से चैन की सांस ली। बाई लोयान ने उसकी ये छोटी सी हरकत नोटिस कर ली। उसकी बातें ऐसी थी जैसे वो जानबूझकर वही पूछ रही हो जो उसे पहले से पता था। क्या देख रही हो? जियांग वान्यू ने पाउट किया। तो ये देखने के लिए कि कहीं तुमने मेरी एब्सेंस का फायदा तो नहीं उठाया, मेरे चिन का फायदा उठाने के लिए। तो बाई लोयान धीरे से हंसी। तो उसने जियांग वान्यू को वो नहीं बताया जो अभी अभी हुआ था। वो अपना काम कंटिन्यू करने के लिए अपनी डेस्क के पीछे चली गई। थोड़ी ही देर बाद जियांग वान्यू उसकी डेस्क के सामने खड़ी हो गई। उसके हाथ डेस्क पर थे और उसकी नजरें कैजुअली उसके चेहरे को स्कैन कर रही थी। तो बाई लोयान ने जियांग वान्यू की नजरों को नोटिस किया। तो उसने ऊपर उसकी तरफ देखा। तुम क्या देख रही हो? तो मुझे लगता है अचिन तुम्हें पसंद करता है, शायद तुम्हारे इस फेस की वजह से। बाई लोयान ने अपनी सुंदर आईब्रोज थोड़ी ऊपर उठाई। उसने एक टीजिंग एक्सप्रेशन के साथ जियांग वान्यू की तरफ देखा। उसकी टोन थोड़ी मॉकिंग थी। फिर तो मुझे लगता है मैं सच में लकी हूँ। जियांग वान्यू ने मुंह बनाया और अपनी बाहें सिकोड़ ली, क्योंकि अगर अचिन सच में मुझे इस फेस के लिए प्यार करता है तो मैं पैदा होते ही जीत गई थी। ये सुनकर जियांग वान्यू खुद को ड्रामेटिक तरीके से आंखें घुमाने से नहीं रोक पाई। तो उसने अपने हाथ रगड़े। मेरी प्यारी बहन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से तुम रिलेशनशिप में आई हो तुम बहुत फ्लर्टेशियस हो गई हो। बाई लोयान ने उसकी तरफ देखा। क्या मैं ऐसी हो गई? वहाँ बहुत ही ज्यादा फ्लर्टेशियस। अगर तुम ऐसा ही कहना चाहती हो तो मैं इसे सच में रिफ्यूट नहीं कर सकती। जियांग वान्यू हंसी। अचानक उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। वो बाई लोयान के अपोजिट बैठ गई। चलो अब काम की बात करते हैं। बाई लोयान ने अपना पेन नीचे रख दिया। उसने कैजुअल टोन में जियांग वान्यू की तरफ देखा। तो तुम्हें मुझसे किस बारे में बात करनी थी? जियांग वान्यू ने भी अपना हंसी मजाक वाला एक्सप्रेशन छोड़ दिया। तो उसने सीरियस होकर बाई लोयान की तरफ देखा। एक्चुअली मैं आज यहाँ सिर्फ माया चेन से मिलने आई थी और साथ ही ये देखने की कहीं वो कुयान जो मौके का फायदा उठाकर माया चेन को परेशान तो नहीं कर रहा। बाई लोयान का एक्सप्रेशन भी काफी सीरियस था। तो उसने जियांग वान्यू को देखा। मैं उसे ऐसा कोई चांस नहीं दूंगी। वैसे भी अचेन तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा टफ है। वो किसी को भी अपना फायदा नहीं उठाने देगा। अब बाई लोयान की ये बात सुनकर जियांग वान्यू के चेहरे पर कोई स्माइल नहीं आई। अचेन का टफ होना उसकी अपनी काबिलियत है, और पर तुम उसकी मंगेतर हो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए।
वो तो मिलनी ही चाहिए। बाई लोयान का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला, उसकी टोन काफी कैजुअल थी, मुझे पता है। तो दोनों काफी देर तक खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। जियांग हुआनू ने एक चैन की सांस ली। उम्मीद है कि तुम जो कह रही हो वो करोगी। तुम हमारे पास एक और मैटर के लिए आई थी। बाई लोयान समझ गई कि जियांग हुआनू फाइनली पॉइंट पे आने वाली है। मेन पॉइंट पर जियांग हुआनू बोलने से पहले कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो गई। मैंने उस इंसिडेंट की फिर से इन्वेस्टिगेशन की है जो साल यूजी को बुली किया गया था। बाई लोयान ने कुछ नहीं कहा, वो जियांग हुआनू के अगले शब्दों का वेट करने लगी। उस साल स्कूल गेट पर जो गुंडे आए थे वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था, वो किसी ने अरेंज किया था। तो फिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था? जियांग हुआन्यू ने बाई लुयान की तरफ देखा। उसने एक हल्की सांस ली। वो उस वक्त हमारे डिपार्टमेंट का हार्ट थ्रोब था। वो इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हारे सामने शो ऑफ करना चाहता था। उसे लगा उसका प्लान फ्लॉलेस है, पर उसने सोचा नहीं था कि उसके मुंह मारने से पहले ही कोई यानजो उसकी लाइमलाइट चुरा लेगा। जियांग हुआन्यू के मुंह से सच सुनकर भी बाई लोयान के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले। जब बाई यूजी को स्कूल गेट पर गुंडों ने घेरा था और कुई यानजो ने उसे बचाया, तो बाई लोयान, जियांग वानू और बाकी सबको लगा था कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ा कोइंसिडेंस है। इसलिए उन्होंने बाद में सीक्रेटली कु यानजो को इन्वेस्टिगेट किया था। बस रिजल्ट्स में ये आया कि कु यानजो का इस मैटर से कोई कनेक्शन नहीं था। इसलिए बाई लोयान और जियांग वानू को लगा कि ये सच में सिर्फ एक इत्तेफाक था। तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद ये सब इस तरह उनके सामने एक्सपोज होगा। बाई लोयान लेजी होकर पीछे झुक गई। उसे उस डिपार्टमेंट हार्ट थ्रोब की कोई याद नहीं थी जिसका जियांग वानू ने जिक्र किया। आखिरकार यूनिवर्सिटी के दिनों में बहुत से लड़के उसके दीवाने थे, तो बाई लोयान के लिए हर एक बंदे को याद रखना पॉसिबल नहीं था। जब जियांग वानू ने सोचा कि कैसे उस डिपार्टमेंट हार्ट थ्रोब ने सब कुछ इतनी केयरफुली अरेंज किया था और लास्ट मिनट पर कु यानजो ने सारा क्रेडिट छीन लिया, तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। कि भगवान जाने, उसे शुरू में शक था कि उस वक्त कु यानजो के इरादे नेक नहीं थे, इसीलिए उसे इस मैटर को दोबारा इन्वेस्टिगेट करने का ख्याल आया। पर उसने कभी सोचा नहीं था कि सच ऐसा निकलेगा। तो जब उसे पता चला तो जियांग हुआन्यू काफी देर तक हंसती रही। अब बाई लोयान ने जियांग हुआन्यू की तरफ देखा, जो इतना हंस रही थी कि अपना सारा कंपोजर खो चुकी थी। उसने अपनी भवें सिकोड़ी, क्या ये इतना फनी है? हाँ, क्या तुम्हें ये फनी नहीं लग रहा? अबाई लुयान ने बिना कुछ कहे अपने होंठ भींच लिए और बस बेबसी में अपना सिर हिला दिया। ये मैटर अब खत्म हुआ। जी भर के हंसने के बाद जियांग हुआन्यू ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। ठीक है, तो वैसे भी तुमने फेवर तो चुका ही दिया है। अच्छा ही है कि फ्यूचर में अब उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। बाई लोयुन ने सिर हिलाया, अपना फाउंटेन पेन उठाया और काम करना कंटिन्यू किया। तो ये देखकर कि जियांग वानू अभी भी उसके ऑफिस में है, उसने अपनी आईब्रो उठाई। क्या तुम सच में आज दोपहर को काम पर नहीं जा रही? जैसे ही जियांग वानू कहने वाली थी कि वो सच में दोपहर को काम नहीं करेगी, तभी उसकी जेब में फोन बज उठा। तो उसने फोन निकाला और देखा कि उसके डैड का कॉल था। ओए नलायक, तुझे लंच डिलीवर करने में इतनी देर क्यों लग गई? फटाफट अपनी पूंछ हिलाते हुए मीटिंग के लिए वापस आ। इससे पहले कि जियांग वानू कुछ कह पाती, उसके डैड ने झटके से फोन काट दिया। बाई लोयुन और जियांग वानू कुछ सेकंड्स तक ऑकवर्ड होकर एक दूसरे को देखती रही। जियांग वानू ने शांति से अपना फोन वापस रख लिया। खैर, मैं अब निकलती हूँ, रास्ते में संभल के जाना। जियांग वानू तो जैसे वहाँ से भाग ही निकली। उसने बाई लुयुन का ऑफिस छोड़ दिया और वो तुरंत बाई ग्रुप से बाहर नहीं गई। इसके बजाय वो सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। इस बार वो सीधे अंदर नहीं गई, वो बस ऑफिस के बाहर एक छिपे हुए कोने खड़ी होकर अंदर की सिचुएशन ऑब्जर्व करने लगी। ऑफिस में सब लोग बिजी थे। मैं भी अपने ऑफिस में बैठा हार्ड वर्क कर रहा था, क्योंकि यानजो के ऑफिस का दरवाजा बंद था। जैसे ही जियांग वानू जाने वाली थी, वो मुड़ी और पीछे खड़े कुई यानजो से टकरा गई, क्योंकि यानजो ने चेहरे पर स्माइल के साथ जियांग वानू की तरफ देखा। सीनियर जियांग वानू का चेहरा तुरंत कोल्ड हो गया, तो उसने कुई यानजो के एंथुजियाज्म को इग्नोर किया और सीधा लिफ्ट की तरफ चली गई। तो कुई यानजो के चेहरे की स्माइल थोड़ी फ्रीज हो गई। अचानक उसे अपने पीछे से जियांग वानू की आवाज सुनाई दी। तो कुई यानजो, तुम बाइक ग्रुप में कैसे घुसे ये तुम अपने दिल में अच्छी तरह जानते हो, तो मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, माया चेन से दूर रहना। अगर तुमने उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत की तो सिटी ए के मैप से कु फैमिली का नाम मिटाने में मुझे जरा भी हिचक नहीं होगी। यानजू की बॉडी एकदम स्टिफ हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा शॉक से भरा हुआ था। जियांग वानू के एक्सप्रेशन एकदम आइसी थे, उसकी नजरें और भी कोल्ड थीं। उसने अपने लाल होंठ खोले और कहा, मैं जो वो कहती हूँ वो करती हूँ। हमारी जियांग और बाई फैमिली के ट्रेजर से पंगा लेने का कॉन्सिक्वेंस तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इतना बोलकर जियांग वानू ने के पियानजू के पड़े चेहरे पर ध्यान नहीं दिया और सीधे चली गई। कुयांजो वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उसे ऐसा फील हुआ जैसे वो किसी बर्फ की कोठरी में गिर गया हो। ऑफिस के ग्लास डोर से उसने अंदर मेरी तरफ देखा और नफरत में अपने होंठ भींच लिए। क्यों? तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है कि मुझे पता भी नहीं था कि मेरी बहन ने मेरे पीछे जाकर चुपके से कोई यानजो को वार्निंग दे दी थी। खैर,
कोई यानजो ने नया मैनेजर बनने के बाद सच में मुझे कोई खास परेशान नहीं किया। तो उस दिन मुझे क्वाक युआनजो से नए प्रोजेक्ट का प्रपोजल मिला तो मैं बिजी हो गया। ये पहला प्रोजेक्ट था जिसे मैं लीड कर रहा था। ये मेरे लिए अपनी एबिलिटीज प्रूव करने का एक चांस भी था। सोने और बाथरूम जाने के अलावा मैं हर वक्त बस नए प्रोजेक्ट में डूबा रहता था क्योंकि मैं इतना फोकस था। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा नेग्लेक्टफुल हो गया था अपनी फियांसे बाई लुयान की तरफ। एक लंच के दौरान बाई लुयान ने मुझे प्रपोजल पढ़ते हुए खाना खाते देखा। उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर सीधे मेरे हाथों से डॉक्यूमेंट्स छीन लिए। उस शाम जब काम खत्म हुआ, मैं और बाई युआन कार की तरफ जा रहे थे। तभी हमने देखा कि कोई यानजो शांति से कार के पास खड़ा है। मुझे नहीं पता वहाँ कितनी देर से वेट कर रहा था। कदमों की आवाज सुनकर कोई यानजो ने हम दोनों की तरफ ऊपर देखा। जैसे ही उसने बाई लुयान को देखा, क्वा यानजू के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। पर जब उसकी नजर बाई लुयान के बगल में खड़े मुझ पर पड़ी तो वो थोड़ा स्टन्ड रह गया। पर कोई यानजो ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन एडजस्ट कर लिए। उसके चेहरे पर अभी भी एक पोलाइट स्माइल थी। सीनियर, मैंने देखा कि कोई यानजो जानबूझकर उन दोनों के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग में वेट कर रहा था। मुझे पता था कि शायद उसे बोयान से कुछ बात करनी है। मैं वेट करने के लिए कार में बैठने ही वाला था, पर हुआ ये कि बाई लोयान ने मेरा हाथ छोड़ा ही नहीं, बल्कि उसने मेरा हाथ और भी जोर से पकड़ लिया। तू कहाँ जा रहा है? बाई लोयान की आवाज बहुत सॉफ्ट थी। उसके बगल में खड़ा होकर ही इसे सुन सका। मैंने कोई यान झो को देखा। उसके पास तुम्हारे लिए कुछ बोलने को है, तो मैं कार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। कोई जरूरत नहीं, उसके लिए मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। जब उसने ये कहा, बाई लोयान ने अपनी आवाज थोड़ा उठाया। वो ज्यादा तेज नहीं था, पर शांत पार्किंग गैरेज में बहुत क्लियर सुनाई दिया। युकुयान झो के चेहरे की स्माइल एक पल के लिए फ्रीज हो गई। वो थोड़ा नाराज दिख रहा था। सीनियर, मैं बस तुम्हें कुछ शब्द कहना चाहता हूँ, क्या मैं ये भी कर पाऊँ? बाई लोयान की नजर कुयानजो पर पड़ी। उसकी ठंडी आंखों में एक भी इमोशन का निशान नहीं था। कुयान, इंसान बनने की चाबी सेल्फ अवेयरनेस है। मैंने तुम्हें वो प्रॉमिस दे दिया जो तुम चाहते थे। अब से हमारा एक दूसरे से कोई भी काम नहीं रहेगा। ऐसा कहने के बाद बाई लुयान ने अपनी आर्म मेरे साथ जोड़ी और कार की तरफ चल पड़ी। कुयानजो 2 स्टेप आगे बढ़ा, पर बाई लुयान की आईसी ग्लेयर ने उसे रोक दिया जब वो पीछे मुड़ी। सीनियर, मैं कुछ भी नहीं करूंगा यार, तो मैं बस उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बचा लो। क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? मैं पहले कार में चढ़ गया था यार। मैं कार में बैठा रहा, बाई लुयान का इंतजार करते करते। ने पीछे सिर घुमा दिया। उसकी टोन बिल्कुल आइस जैसा था। तो मैं ऐसे काम नहीं करता जो चेन को मिसअंडरस्टैंड करे या नाराज करे। ऐसा कहने के बाद बाई लुयान कार में चढ़ी और पक्के तौर पर दरवाजा बंद कर दिया। तो उसने ड्राइवर को चलाने को कहा। ड्राइवर ने पहले ही कोयानशु की मौजूदगी नोटिस कर ली थी। तो बट दूसरा बैंडू बस कार के पास खड़ा था और कुछ नहीं कर रहा था। उसके लिए उसे धकेलना कंफर्टेबल नहीं था। और ड्राइवर ने अभी जो कहा गया सब सुन लिया था कि अभी उसे समझ आया कि ये बैंडू उसकी यंग मिस को टारगेट कर रहा है। अब बाई लुयान की इंस्ट्रक्शन पर ड्राइवर ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने गैस पेडल पर जोर से पैर रखा। कार जल्दी ही अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट से निकल गई। कुकुएन दंग रहकर वहीं खड़ा रहा, कार को ड्राइव होते देखता रहा। घर की राह में कार में मैं अपना सिर थोड़ा टिल्ट करके बाई लोयान को देख रहा था जो मेरे बगल में बैठी थी। अगर तुम उसे रिजेक्ट करना चाहते हो तो बस रिजेक्ट ही कर दो, क्यों मुझे इसमें बहाना बनाकर खींचते हो? ये सुनते ही बाई लोयान ने सिर घुमा के मेरी तरफ देखा। तो कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेके ईर्ष्या कर रहा है क्या? तुम्हें जलन नहीं हो रही? तो तुम गुस्से में नहीं हो? मैं हंस पड़ा। वो जो भी चीज चोरी हो सकती थी वो शुरू से ही मेरी नहीं थी, तो फिर मुझे जलन या गुस्सा क्यों होना चाहिए? या फिर मिस बाई को खुद पर भरोसा नहीं है और लगता है कि हम अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे? बाई लोयान ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। तो उसने हाथ बढ़ाया और मेरे गाल पे चुटकी मार दी। क्या क्या सोच रहा है तू? अगर अंकल जियांग ने असहमत नहीं किया होता तो वो बस तुम्हें स्नैच करके अभी हमारी शादी रजिस्टर कर देता। स्नैच शब्द का यूज बहुत सूक्ष्म था। मैंने भौएं चढ़ा ली। तू बैंडिट नहीं है क्या? स्नैच शब्द क्यों यूज किया? बाई लुयान पास आई। उसके होंठ मेरे होठों से टकरा गए। उसने धीरे धीरे फुसफुसाया, उल्टा, मैं बैंडिट बनना चाहता हूँ। ऐसे करके मैं तुम्हें स्नैच करके घर ले जा सकूंगा ताकि तुम मेरे पति बन जाओ। मैंने बस अपने कानों के टिप्स को हॉट सा जलता हुआ महसूस किया। तो मैं हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे लुयान के करीब आते चेहरे को पुश कर दिया। अरे यार, सिविलाइज्ड सोसाइटी में तो स्टीलिंग या रोबिंग नहीं होती। बाई लुयान ने मुझे डॉटिंगली देखा। तो तेरी बहन सही थी, कभी कभी तो हमें जरूरी सेफ्टी फीलिंग देना ही पड़ता है। मेरी बहन? तो उसने तुझसे क्या कहा? मैंने क्यूरियोसिटी दिखाते हुए पूछा। मैं दोपहर के लंच के बाद ऑफिस वापस आया था, इसलिए मुझे पता नहीं था कि वो दोनों मेरे जाने के बाद क्या बात कर रहे थे। बाई लुयान ने कुछ भी छुपाया नहीं। उसने उनकी पूरी गपशप का रिव्यू दिया। दोपहर को निकल गया। उस साल की गलतफहमी की सच्चाई सहित बाई लुयान की कहानी सुनने के बाद मैं लंबी चुप्पी में पड़ गया और धीरे धीरे एक लाइन बोला। युकुयानजो को सच में कुछ डम लकीनेस मिली। बाई लुयान ने मुझे देखा। पूरा बॉडी मेरे आर्म्स में लीन थी। वे बिल्कुल सही, पर उसकी लकी यहीं खत्म हो गई। आचेन, असली सच्चाई कुछ भी हो, हमारे बाई परिवार का कुयानजो पर बकाया पूरा चुकाया जा चुका है। तो अगर डिपार्टमेंट में तुम्हें बुरा बर्ताव किया गया
तो पीछे मत हटो। मैंने उसे देखा, उसकी ठंडी आंखों से मैंने अपना ही मुस्कुराता फ्लेक्शन देखा। अब फिर मैं झुका और बाई लुइन के होठों पर एक तेज किस मार दिया। हल्का किस को एक डीप किस में बदल दिया। तो जब मैं घर पहुंचा तो अचानक मुझे लगा कि घर की वाइब थोड़ी अजीब है। माँ पापा दोनों सोफा पर बेतरतीब दिख रहे थे, लिविंग रूम में बैठे, और जियांग यांग व जियांग वानू भी किनारे बैठे थे। कुछ नहीं बोल रहे थे, पर उनके चेहरों की एक्सप्रेशन भी ठीक नहीं थी। तो मैं पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। जूते बदलने के बाद मैं अंदर चला गया। मैं माँ के ठीक बगल में बैठ गया। सबको क्या हुआ? तो मेरी आवाज सुनते ही माँ मेरी तरफ मुड़ी। उसने जबरदस्ती मुस्कान लगाई और बोली, अचिन तुम वापस आए, थक गए क्या? मैं अभी ही मेड को डिनर तैयार करवाता हूँ। मैं माँ को देखा जो बहुत ही अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। मुझे थोड़ा फिक्र हुआ, माँ कुछ हुआ क्या? तुम और पापा क्यों? सब लोग इतना उदास क्यों दिख रहे हैं? ये सुनकर माँ ने अजीब तरह से पापा की ओर देखा। तो पापा ने गहरी सांस ली। उनका एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो गया। एक चिन कुछ नहीं हुआ, चलो करो, चलो डिनर के लिए तैयार हो जाएं। पर मैंने मुंह खोल दिया, पर अंत में मैं आगे कुछ नहीं पूछा। पर ये बिल्कुल साफ था कि पापा और बाकी लोग मुझसे कुछ छुपा रहे थे। तो अगर वे इसे कहना नहीं चाहते थे तो मैं जवाब के लिए पुश नहीं करता। डिनर के दौरान टेबल की वाइब्स वैसी ही थीं जैसे हमेशा रहती हैं। पर मैंने देखा कि माँ और पापा का मूड कुछ अलग सा लग रहा था, और फिर भी थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं चुपके से झांग यांग की ओर देखा, जिसने मुझे विंक किया। फिर मैं जियांग वानू की तरफ देखा। जियांग वानू ने हमारे पेरेंट्स को देखा, होंठ सिकोड़ ली और कुछ नहीं कहा। मेरे मम्मी पापा और जियांग वानू का एटीट्यूड वाकई बहुत अजीब था। इससे मैं और भी क्यूरियस हो गया कि घर में आखिर क्या हुआ था, ऐसे क्यों बना दिया उन्हें। डिनर के बाद मैं सीधे अपने कमरे में चला गया। मुझे पता था झांग यांग जरूर मेरे पास ढूंढने आएगा, और फिर आधा घंटा बाद झांग यांग सीधे मेरे कमरे में आया। पहले मुझसे हमारी ग्रुप की हाल की सिचुएशन के बारे में कुछ सवाल पूछे, फिर सीधे आज के टॉपिक पर आया। ब्रो, आज घर में असल में क्या हुआ? आवाज बहुत अजीब लग रही है। इसे कहते हुए जियांग यांग का एक्सप्रेशन भी ठीक नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बार बार मेरी तरफ झांकती रहती थी। इससे मुझे पक्का यकीन हो गया कि आज जो हुआ उसका मेरे साथ जरूर कोई कनेक्शन है। तो मैं हल्के फुल्के अंदाज में बोला, क्या इसका मेरे साथ कोई कनेक्शन है? जियांग यांग एक पल के लिए स्टंट हो गया, फिर मुस्कुरा दिया। तो मुझे पता था कि मैं इसे तुझसे छुपा नहीं सकता। आज कुछ वाकई हुआ और वो तेरे से रिलेटेड है। जैसे ही मुझे पता चला कि जो हुआ वो सच में मेरे साथ रिलेटेड है, मैं और भी क्यूरियस हो गया। अरे यार, आखिर क्या हुआ? जियांग मेरी क्यूरियस और एंजाइटी वाली फेस की तरफ देख रहा था। वो धीरे धीरे मुझे ऐसी स्टोरी बताने लगा जो मैं पहले कभी नहीं जानता था। एक ठुड्डी, क्या तुम्हें पता है कि उस टाइम तुम्हारा गुम हो जाना कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो इंसानी बनावटी था। मैं जियांग यांग को शॉक में देख रहा था। मेरे चेहरे पर हैरानी और उलझन की भरमार थी। इंसानी बनावटी? जियांग यांग ने सिर हिलाया। वो धीरे धीरे 20 साल पहले की इवेंट्स को रिकाउंट करने लगा। पापा अभी तक वो सब हासिल नहीं कर पाए थे जो अब उन्होंने कर लिया है। जियांग परिवार अभी तक शहर में टॉप फैमिली माना नहीं जाता था। वो उस टाइम जियांग फैमिली यहाँ नहीं रहती थी, बल्कि शहर के एक फेमस वेल्थी डिस्ट्रिक्ट में विला में रहती थी। तो उस टाइम डैड अभी अभी बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बनाना शुरू कर रहा था। जैसा कि लोग कहते हैं, एक लंबा पेड़ हवा को पकड़ लेता है। डैड की सफलता ने कुछ कॉम्पिटिटर्स को ईर्ष्या दिला दी। तो उनमें एक फैमिली थी जो बेईमान तरीकों वाला कॉम्पिटिटर था, और डैड के उभरते टाइम उसे टारगेट करना चाहता था। और उनका तरीका था जियांग फैमिली के नवजात सबसे छोटे बेटे को अपहरण करना, जो कि मैं ही था। मैं माँ के कन्फाइंड में होने के दौरान फंस गया था, और जो मददगार था वो उस टाइम फैमिली की एक नौकरानी थी। वो लोग नौकरानी को काफी पैसा दे बैठे। नौकरानी टेम्पटेड हो गई, इसलिए उसने अंदर से ही उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करके मुझे स्मूथली अपहरण करने दिया। और बस बात यह है कि किसी कारण से बाद में उन लोगों ने मुझे डैड को थ्रेट करने के लिए यूज नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने मुझे सिटी बी में छोड़ दिया, जो सिटी ए से बहुत दूर था। बाद में उन सारे कॉम्पिटिटर्स को डैड ने लेजिटिमेट बिजनेस तरीकों से हराया। कुछ तो बैंकरप्ट हो गए, कुछ जेल गए, और उस नौकरानी को भी शामिल है जिसने उन लोगों की मदद के लिए पैसे ले लिए थे। मॉम और डैड ने जेल भेज दिया। ये बस बात यह है कि नौकरानी का क्राइम रिलेटिवली माइनर था, इसलिए उसे सख्ती से पेनलाइज नहीं किया जा सका। और पर जियांग और बाई फैमिलीज ने अभी भी कुछ कनेक्शन यूज करके उस औरत को 20 साल से ज्यादा जेल में रहने दिया। ये सुन के मैं फ्रॉन्ट कर दिया। इसीलिए आज माँ पापा खुश नहीं थे। जियांग यांग ने आभरली सुना है कि नौकरानी ने आज अपनी जेल की सजा खत्म कर ली, जबकि हम उसे 20 साल से ज्यादा जेल में रखे थे, और बस यही सोचते हुए कि उसकी वजह से हम तुमको 20 साल से ज्यादा खो बैठे। जैसे ही माँ पापा ने सुना कि वो बाहर आ गई, उनका मूड सौर हो गया। तभी मुझे समझ आया। तो आज रात अजीब माहौल इसलिए था क्योंकि उस समय मेरी गुमशुदगी में शामिल नौकरानी अभी अभी जेल से रिहा हुई थी। पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा कि माँ का मूड ठीक नहीं था। भले ही वो अपनी नाखुशी छुपाने की पूरी कोशिश करती थी, मैं फिर भी उसे नोटिस कर रहा था। तो उसको खुश करने के लिए वीकेंड पर मेरे फ्री डे में मैंने पहल करके माँ को शॉपिंग पर ले गया, और झांग यांग भी साथ आया। हम तीनों खुशी खुशी बाहर निकले। कार में माँ ने अपने बेटों को साइड में देखी तो वो कैसे नहीं जान सकती थी उनके छोटे छोटे ख्याल। ईमानदार से आप भरी। पहले तो उसे लगा था कि उसने सब छुपा रखा है,
पर अनपेक्षित रूप से उसके 2 बेटे फिर भी पता लगा बैठे और साथ ही उसे गर्व भी हुआ कि उसके पास ऐसे समझदार बेटे हैं। रास्ते में जियांग यांग और मैं सब कुछ ट्राई किया, सिर्फ माँ को खुश करने के लिए, और हमारे इरादे समझते हुए खुशी खुशी साथ खेली। हम तीनों पूरे रास्ते बात बात में हंसते रहे। जैसे ही माँ मॉल में घुसी, उसके दिल की आखिरी उदासी का टुकड़ा गायब हो गया। जैसे ही स्टोर्स में कपड़ों को देखा, उसकी आंखें झिलमिलाने लगी। ये यांग और मैं चुपके से एक शक जानकारी वाली नजरें बदलते हुए हमारे होठों के कोने भी हंसी में मुड़ गए। बस बात यह थी कि उनकी मुस्कान जल्दी ही थोड़ी कड़ी हो गई, क्योंकि माँ उन्हें कपड़े ट्राई करने वाले टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रही थी। लगातार 10 से ज्यादा आउटफिट ट्राई करने के बाद जियांग यांग और मैं एक दूसरे को बेबस देखे और साथ साथ आ भर ली। हम मन ही मन मानते हुए हमने कपड़ों को फिटिंग रूम में ले गए। माँ खुश है, टूल बनना ठीक है। सिर्फ 1 घंटे में माँ ने पहले ही ढेर सारा शॉपिंग कर लिया था। पीछे वाले काले सूट वाले बॉडीगार्ड्स पहले ही 20 से ज्यादा शॉपिंग बैग ले जा रहे थे और माँ की शॉपिंग की चाह अभी अभी शुरू हुई थी, तो उसने अपने 2 लड़कों को एक स्टोर से दूसरे स्टोर तक खींचा। जियांग यी यांग और मैं नहीं जानते थे कि माँ की शॉपिंग इतनी फ्रेंटिक हो सकती है। ऊपर माँ को खुश करने के लिए उन्होंने बिल्कुल भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं की, और शॉपिंग वाकई में माँ का मूड बढ़ा सकती है। पहले जो थोड़ी सी उदासी थी वो अब पूरी तरह गायब हो गई है। कि बस बात यह है कि माँ ने कभी नहीं सोचा था कि अपने सबसे खुश पल में उसे वही व्यक्ति मिल जाएगा जिसे वो सबसे कम देखना चाहती थी। वो एक ऐसी औरत थी जो सादे कपड़े पहने थी और बहुत बूढ़ी लग रही थी। उसके बगल में एक स्टाइलिश कपड़े वाला जवान लड़का खड़ा था। मैं और जी यांग ने इमीडिएटली माँ के इमोशन में बदलाव नोटिस किया। हम दोनों ने उन 2 पीपल की तरफ देखा। वो प्लेनली ड्रेस्ड औरत जियांग ई यांग और मैं उसे नहीं जानते थे, पर उसके बगल में खड़ा स्टाइलिश यंग मैन हम दोनों को बहुत फेमिलियर था। सोंग जाओ को देखते ही जियांग ई यांग और मैं दोनों ने फ्रोवन किया। जियांग ई यांग की वॉइस सुनते ही माँ ने सोंग जाओ की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक शार्प एज था। क्या वो सोंग जाओ है? जियांग ई यांग को माँ की इस साइड से स्टार्टल लगा, लेकिन फिर भी उसने नॉड किया। ये सो लड़का सोंग झाओ ही है, वो बैंडिट है जिसने पहले बाइक ग्रुप में चेन को बुली किया था। जैसे ही उसे पता चला कि वो लड़का सोंग झाओ है, माँ की नजर दोनों पर धीरे डिस्गस्ट से भर गई और हमारे तीनों की स्टेयर भी बाकी 2 की अटेंशन खींच ली। सोंग झाओ हमारे तीनों की तरफ देख रहा था तो उसका चेहरा सरप्राइज से भर गया था, लेकिन कूल डाउन करने के बाद सोंग झाओ ने बगल वाली औरत को खींचकर दूर ले जाना चाहा, पर अगले सेकंड में मिसेज, जो सादा कपड़े वाली औरत थी, तो माँ को दे उसकी आंखों में लालच की गोल्डन लाइट लगभग मटेरियलाइज हो गई। और जब माँ ने वो औरत उसे बुलाते सुना, मिसेज, एक ही पल में उसके चेहरे की स्माइल पूरी तरह गायब हो गई। बस ठंडक ही बची। वो औरत और माँ। स्पष्ट था कि जियांग यांग, मैं और सोंग जाओ सब थोड़ा कंफ्यूज थे। जियांग यांग ने माँ की ठंडी एक्सप्रेशन देखी और उसके दिल में एक बुरा फीलिंग उभर आया। मैंने माँ की एक्सप्रेशन ध्यान से देखी, साथ ही सोच रहा था कि बोलूं या नहीं। सोंग जाओ ने मेरी माँ और बाकी लोगों को देखा, फिर अपने बगल की औरत की ओर देखा। माँ, तुम उन्हें जानती हो क्या? तो सोंग जाओ ने उस औरत को माँ कहा। सुनते ही मेरी माँ ने अचानक एक ठंडी हंसी निकाल दी। सच में ड्रैगन से ड्रैगन निकलता है, फिनिक्स से फिनिक्स, और चूहे का बेटा खुद ही होल कैसे खोदे जानता है। तेरी माँ बचपन में पूरी तरह फॉल्स थी और जो बेटा उसने दिया वो भी एकदम नॉट गुड है। जैसे ही ये बातें बोली गईं, वहाँ मौजूद सबके एक्सप्रेशन बदल गए। जियांग यांग और मैं कैसे कभी माँ की इतनी सख्त और हार्श साइड देख पाए। सोंग जाओ का एक्सप्रेशन भी उतना ही उगली था। मेरी माँ ने न सिर्फ उसकी माँ को कर्ज किया बल्कि उसे भी कर्ज किया। सिर्फ माँ सोंग, मेरी माँ की इतनी सख्त ट्रीटमेंट के बाद भी एकदम भी फील नहीं दिखाया। शिजांग, लॉन्ग टाइम नो सी, कैसे हो? मेरी माँ का एक्सप्रेशन बहुत कूल था। उसकी आंखों में घना डिस्गस्ट और कंटेम्प्ट भर गया था। जियांग और मैं एक दूसरे को देखे। वह हम दोनों को नहीं पता था कि माँ अचानक ऐसा क्यों हो गई। तू ठीक है? मैं फिक्र में पूछी। तो जब माँ ने मुझे देखा तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन फिर से बहुत ही जेंटल हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर मेरी हथेली के पीछे हल्का पैट मार दिया। मैं ठीक हूँ। मैं माँ की ओर देखा तो मैं सच में कहना चाहता कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। कि मैं सोच रहा था कि जियांग यांग के साथ मिलके माँ को यहाँ से पहले हटाना चाहिए या नहीं। माँ सोंग एक स्टेप आगे बढ़ी और मुझे अप डाउन देखती रही। उसके चेहरे पर एक ब्रिलियंट स्माइल खिल गई। ये तो दूसरा यंग मास्टर ही होगा, है ना? तू कितना बड़ा हो गया है मेरे बेटे के साथ, क्या वांट्स? तो माँ थोड़ी इरिटेटेड लग रही थी। जब माँ सोंग क्लोज हुई तो उसने तुरंत मुझे अपने पीछे पुल कर लिया। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बेहद कोल्ड हो गया। जैसे ही माँ ने बोलना खत्म किया, पीछे से फॉलो कर रहे ब्लैक बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे रश कर गए। उन लोगों ने माँ सोंग को झपट लिया। इसे देख के सोंग झाओ ने फौरन आगे धक्का मारते हुए माँ को वापस पाने की कोशिश की। रहे हो, मेरी माँ को छोड़ दो। काले कपड़े वाले उन लोगों ने सोंग झाओ को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। 2 बॉडीगार्ड ने माँ टोंग की बाहों को पकड़ा
एक साइड से। बाकी वाले बॉडीगार्ड ने सीधा रास्ता ब्लॉक कर दिया। हम 3 और टोंग के 2 लोगों के बीच। माँ गुस्से में देख के मैं हाथ बढ़ा के उसकी पीठ रगड़ दिया। माँ गुस्सा मत करो। इस वक्त मेरे दिमाग में एकदम साफ अंदाजा था, तो मैं संदेह भरी नजर से माँ सॉन्ग को बॉडीगार्ड्स ने जकड़ते हुए देख रहा था। क्या वो हो सकती है? मेरी आवाज ज्यादा लाउड नहीं थी, पर मेरे बगल वाली माँ ने इसे बहुत क्लियरली सुन लिया। उसने हाथ बढ़ाया और मेरा हैंड टाइटली पकड़ लिया। उसकी आवाज में एक फिंट ट्रेमर था। मुझे नहीं पता कि वो माँ सॉन्ग के एंगर से था या फियर से। वो वही नानी है जो तेरी डिसअपियरेंस में इन्वॉल्व थी। ये सुनते ही मेरे दिमाग में सब कुछ क्लिक्ड हो गया। जियांग यांग का फेस तुरंत डार्क हो गया। उसकी आंखें माँ सॉन्ग पर टाइटली टिकी रहीं जब बॉडीगार्ड उसे पकड़ रहे थे। तो तू ही थी, तू वो दुष्ट औरत जिसने मेरे छोटे भाई को लॉस्ट कर दिया। अभी अभी बाहर निकली और फिर से अंदर जाने की बेताबी है। जियांग यांग की आवाज बिल्कुल फ्रॉस्टी थी। स्पष्ट था कि वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। माँ सॉन्ग कांप गई। उसकी नजरें बचती रही। वो उसकी आंखों में सीधे देख पाने की हिम्मत नहीं कर पाई। वहीं सॉन्ग जाओ पूरी तरह से हैरान रह गया। उसको हमेशा पता था कि उसकी माँ जेल क्यों गई। वो बस बात यह है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये डील मेरे साथ जुड़ जाएगी। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसकी माँ जेल में बंद हो गई थी। वो सॉन्ग जाओ को उस घर में बहुत ज्यादा बुली किया गया था। हालांकि माँ सॉन्ग घर में ज्यादा बोल नहीं पाती थी, पर उसकी माँ के रहने से उसकी जिंदगी कम से कम थोड़ी बेहतर हो गई। तो वो मैं ही था पूरी तरह से। मेरी वजह से ही उसने बचपन से ही माँ की प्रोटेक्शन खो दी और उसके पापा और छोटे भाई से बुली किया गया। ये सोचते हुए सॉन्ग जाओ की मेरी तरफ की नजर और भी जहरीली हो गई। इधर का शोर शराबा बहुत ज्यादा है। इससे काफी सारे क्यूरियस ऑनलुकर्स इकट्ठा हो गए। तो लोग बड़े क्यूरियसली मेरी माँ और बाकी लोगों को देख रहे थे। फिर माँ सॉन्ग और सॉन्ग जाओ को पकड़ते हुए देखे। इस औरत ने क्या किया यार, मुझे नहीं पता। शायद यहाँ की इस लेडी को ऑफेंड कर दिया। वो तो बिल रिच मैडम जैसी लग रही है ब्रो। इस औरत का लुक पूरी तरह से रेक्स जैसा है। वो कैसे उस रिच मैडम को ऑफेंड कर सकती है यार? कौन जानता है। नहीं देखा क्या? उसने बॉडीगार्ड लेके आए थे ब्रो। तो वो व्यक्ति ने बाकी लाइन पूरी नहीं की, लेकिन मेरी माँ और हमारे खिलाफ कुछ अफवाहें धीरे धीरे भीड़ में फैल लगी। यार मदर सॉन्ग और सॉन्ग झाओ जैसे आम लोग या फिर गरीब लोग अभी भी ज्यादा हैं। हमको इतना रिच देखकर उनके लिए तो इनेविटेबल है कि वो रिच लोगों से रेस करने लगेंगे। ये तो ह्यूमन नेचर है। लोग हमेशा कमजोर दिखने वालों के साथ सिंपैथी दिखाते हैं और अपने जैसा सिचुएशन वाले लोगों के साथ भी। सॉन्ग झाओ ने भी भीड़ में फुसफुसाहट सुनी तो उसकी आंखें झपकी और अचानक उसने पिटीफुल एक्सप्रेशन दिखा दिया। मिसेस जियांग, भले ही मेरी माँ ने कुछ गलत किया हो, उसे तो पहले ही उसका पनिशमेंट मिल चुका है, तो तुम्हें अभी भी इतना एग्रेसिव और इंटिमिडेटिंग क्यों रहना पड़ता है? जी। सॉन्ग शियाओ ने माँ सॉन्ग ने जियांग फैमिली के साथ जो किया था उसे हल्के में ले लिया ताकि आसपास वाले थोड़ा और उनका सिंपैथी दिखा सकें। ऐसे करके वो मौजूदा सिचुएशन को उल्टा मोड़ सकता था। कि पे साफ था कि सॉन्ग शियाओ ने जिन यांग और मेरी लड़ाई की पावर और हमारी माँ की ताकत को कम आंका था, जो एक रिच फैमिली की मैडम की पोजीशन पर ठोस बैठी थी। मेरी माँ कोई आम औरत नहीं थी। वो पूरी टॉप लेवल की क्वीन थी। उस सॉन्ग शियाओ के शब्द और वो पिटी एक्सप्रेशन, तो भले ही वो बहुत हैंडसम नहीं था, पर उसकी फीचर्स कम से कम काफी कूल थी। तो जैसे ही वो बोलना खत्म किया, भीड़ में हमारे तीनों की टारगेटिंग माँ सॉन्ग और सॉन्ग शियाओ वाले लोग और भी बढ़ गए। सच में ये लोग बॉडीगार्ड लेके माँ बेटा को बुली करने आए थे। तो बिल्कुल सही, दिखने में तो बहुत क्यूट लगते हैं, पर दिल तो एकदम गंदे हैं। किसी किताब को उसके कवर से ही जज नहीं कर सकते। क्या तुमने उनके पीछे वाले बॉडीगार्ड्स को देखा जो सारे बैग ले जा रहे थे? सब डिजाइनर ब्रांड्स हैं। क्या ये सोसाइटी और बेहतर हो सकती है? अगर पैसा है तो जो भी मन करे कर ले। इसे कहने वाला एक स्लेजी लुकिंग मोटा आदमी था। उसकी नजर ने मुझे बहुत असहज कर दिया, इसलिए मैं सीधे उस मोटे आदमी की ओर चल पड़ा। तो वो मोटा बेंडा मुझे उसकी तरफ आते देखता रहा और पहले तो उसे समझ नहीं आया कि मैं उसके लिए ट्रबल बनाने आया हूँ। तो जब तक मैं उसके सामने रुककर उसे ऊपर नीचे एक तीखी नजर से स्कैन नहीं कर दिया। शुरुआत में वो मोटा बेंडा सोच रहा था कि इतने सारे लोग हों तो मैं उसकी हिम्मत नहीं करूंगा कुछ भी करने की, और अगली सेकंड मेरे लिए उसे थप्पड़ मार दे। मैं काले बॉडीगार्ड को बोला। बॉडीगार्ड समझ गया। वो तुरंत आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से मोटे बेंडे को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मोटेंडा हैरान रह गया, बाकी लोग भी हैरान हो गए। थप्पड़ बहुत जोर से आया। थप्पड़ की आवाज के बाद माहौल इतना साइलेंट हो गया कि पिन गिनने की आवाज भी सुनाई देती। इसे देखकर मैं सेटिस्फैक्शन में सिर हिला दिया। फिर मैंने 500 युआन निकाले और उसे मोटे बेंडे के चेहरे पर फेंक दिया। भली तेरी बोली बदबूदार है और तेरे शब्द कड़क हैं। सॉरी यार, मेरे बॉडीगार्ड ने तुझे मार दिया। ये पैसा तेरे लिए कॉम्पेसेशन मान ले। बोलते बोलते मैं अपनी माँ के पास वापस चला गया। जियांग यांग ने चुपके से मुझे थम्स अप दे दिया। फैट मैन ने धुंधले दिमाग से अपना चेहरा थाम लिया। फिर जमीन पर पड़े लाल नोट को देखा। एक थप्पे के लिए 500 युआन मिलना, ये वाकई लायक थी। फैट मैन की रिएक्शन सबकी इमेजिन से भी बाहर थी। लगता नहीं था कि उसे अपने चेहरे पर बड़ा हैंडप्रिंट पर फिक्र है। वो खुशी खुशी जमीन से लाल नोट पिकअप कर लेता है। आसपास के ऑनलुकर्स बिल्कुल दंग रह गए। लेकिन सच्चाई बताऊं तो अगर ये उनके साथ होता तो वे भी पूरी तरह से तैयार होते।
उस मोटे आदमी को सॉल्व करके और उन लोगों का अटेंशन हटाने के बाद मैंने सॉन्ग झाओ को कोल्ड स्माइल के साथ देखा। तो सॉन्ग झाओ, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को ढकने की कोशिश मत करो कि तू अभी अभी एडमिट किया कि तेरी माँ ने कुछ गलत की ना। सॉन्ग झाओ फ्रीज हो गया, तो वो लगभग भूल गया कि अभी भी वो विक्टिम रोल प्ले कर रहा है। तो वो होंठ पर्स करके सिर हिलाया। मेरी माँ ने गड़बड़ कर दी थी ब्रो। वो बोल ही पाता उससे पहले मैं ही बीच में कट कर दिया। तो बताओ तुम्हारी माँ ने एग्जैक्टली क्या गड़बड़ की? एक लाइन सुनते ही सॉन्ग झाओ का चेहरा पूरी तरह फीका पड़ गया। तो उसकी आंखें इधर उधर डांट करने लगी। वो हकलाने लगा, एक भी शब्द बोल नहीं पाया। तो ये सब दर्शक बाद में सब कुछ जानता हुआ एक्टिंग करने लगे। हर एक ने सेल्फ राइटियस इंडिग्नेशन के साथ बोला। मैंने ठंडी नजर मारते हुए जवाब दिया, बोल नहीं पा रहा है तो मैं तुम्हारे लिए बोल देता हूँ। मेरी आवाज धीरे धीरे गूंजी। सॉन्ग झाओ मुझे रोकना चाहता था, पर एक बॉडीगार्ड ने तुरंत उसके मुंह को ढक दिया। सभी लोगों जैसा आप देख रहे हैं, मेरे परिवार के बॉडीगार्ड्स द्वारा पकड़ी गई ये औरत अभी अभी जेल से रिहा हुई है। और वो जेल गई क्योंकि उसने मेरे पापा के बिजनेस कॉम्पिटिटर से पैसे ले लिए थे, ताकि जब मैं बच्चा था तो वो मुझे ले जा सकें। तो वो लोग मुझे ले जाने के बाद मुझे एक सुनसान गली के कोने में छोड़कर चले गए। अगर वो दयालु दादी जो मुझे अपनाई नहीं होती तो यार इस वक्त मैं ठहर जाता। मैंने दर्द भरा एक्सप्रेशन दिखाया, वही सही टाइम था। मैंने शब्दों को मिलाकर आई अड़ी। जब दर्शकों ने ये देखा तो कई महिलाओं की आंखें लाल हो गईं और वो महिलाएं गुस्से वाले ग्लेयर से माँ सॉन्ग को देखती थीं, जिसे बॉडीगार्ड पकड़ रहे थे। आजकल कोई भी मानव तस्करों को नहीं मानता, क्योंकि घिनौना, और मैं अभी इस माँ बेटे के लिए दया महसूस करके अपना टाइम बर्बाद कर रहा था। किस्मत खराब, थोड़ा पैसा लेकर इतना बर्दाश्त नहीं होने वाला काम करना। तो वो सच में मरने की हकीकत रखती है। और सब लोग एक एक करके अपनी बात डालते रहे। ऐसा लगा जैसे वो माँ सॉन्ग और सॉन्ग झाओ को शर्म के पिलर पर ठोकना चाहते थे। और सॉन्ग झाओ पूरी ताकत से लड़ता रहा, कुछ कहना चाहता था, पर बॉडीगार्ड की ताकत बहुत ज्यादा थी, वो आजाद नहीं हो सका। माँ भी आगे बढ़ी, उसकी आंखों में भी थोड़ा रेड था। ये मेरी बेवकूफी थी। मैंने सोचा ये औरत ईमानदार है, इसलिए उसे अपने घर में नानी बनाकर रख दिया। कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सॉफ्ट हार्टेडनेस मेरे बेटे और मुझे 20 साल से ज्यादा अलग कर देगी। मैं इसे बहुत पछताता हूँ। जैसे ही सबको पता चला कि माँ सॉन्ग मेरी माँ की नानी थी, उनकी गेज पर और भी कूल हो गई। अचानक भीड़ में से एक बोल पड़ा, डिस्पर्स डिस्पर्स। इस माँ बेटे को वही मिला जो उनका हक था। वह हम दूसरों के बिजनेस में क्यों दखल दे रहे हैं? तो फिर जो लोग पहले स्पेक्टेकल के लिए जमा हुए थे वो तुरंत ही डिस्पर्स हो गए। इसी वक्त मॉल मैनेजर देर से सिक्योरिटी टीम के साथ पहुंचा। हम तीनों के कोई इंजरी न होने की पुष्टि करने के बाद मैनेजर ने राहत की सांस ली। तो उसने मदर सॉन्ग और सॉन्ग झाओ को नापसंदगी से देखा और सिक्योरिटी को उन्हें बाहर फेंकने वाला था। जियांग ई यांग अचानक बोल पड़ा, रुको, ने ऑफिस ले चलो। बोलने के बाद जियांग ई यांग माँ के साथ मैनेजर के ऑफिस की ओर चल पड़े। तो उन लोगों ने सबके सामने हमारे अच्छे नाम को स्लेंडर किया। अब टाइम आ गया था इस डेप्ट को ठीक ठाक सेटल करने का। मॉम सॉन्ग घबरा गई और भागना चाहती थी, लेकिन जियांग फैमिली के बॉडीगार्ड से खेल नहीं सकते थे, तो उन्होंने तुरंत ही उसे खींच ले लिया। और मैनेजर का ऑफिस मॉम ने एलिगेंटली चाय का कप उठाया और धीरे धीरे एक सिप ली। तो अभी अभी की गुस्सा पूरी तरह से गायब हो गया। जियांग ई यांग और मॉम के दोनों तरफ बैठ गए। हम तीनों ने चुपके से सामने खड़े दो लोगों को देखना टाल दिया। सॉन्ग झाओ का एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब था। विपरीत रूप से उसके बगल में माँ सॉन्ग शुरुआती डर को छोड़कर अब स्माइल कर रही थी। जियांग मैडम, अभी अभी आपका गुस्सा का मोमेंट था, तो अब मेरे साथ एंग्री मत रहो। जियांग ई यांग और मैं दोनों ने माँ सॉन्ग को थोड़ा सरप्राइज्ड होकर देखा। तो उन्होंने अभी अभी माँ टोंग की अजीबियत नोटिस कर ली थी। माँ सॉन्ग हमारी माँ पर फोन कर रही लग रही थी। जब अभी अभी सॉन्ग झाओ खुद को विक्टिम बना रहा था, सबको कंडेम करवाने की कोशिश में, माँ सॉन्ग ने उसकी डिफेंस में एक भी शब्द नहीं कहा। शुरू से लेकर अंत तक उसने एक भी शब्द नहीं कहा, बस सॉन्ग झाओ को अपनी ही तरह एक्ट करने दिया। अब जब उसे यहाँ लाया गया, माँ सॉन्ग सच में स्माइल करके हमारी माँ पर फोन कर सकती है। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, एकदम ही नॉर्मल नहीं था। सॉन्ग झाओ ने भी अपनी माँ की अजीब बातों को नोटिस किया, तो वो मदर सॉन्ग को हैरानी से देख रहा था। तो मॉम मदर सॉन्ग ने सॉन्ग झाओ की कॉल को इग्नोर कर दिया, लगातार मेरी माँ को देखती रही जो चाय की चुस्की ले रही थी, बिना एक शब्द के। जब उसने देखा कि मेरी माँ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मदर सॉन्ग ने उसे मेरी तरफ शिफ्ट कर दिया। न किसी के रिएक्ट करने से पहले वह मेरे सामने सीधे घुटनों के बल बैठ गई। दूसरे यंग मास्टर, हजारों 10,000 गलतियां, सब मेरी गलती है। तो जब तक तुम अपना गुस्सा कैल्म कर लो, तुम मेरे साथ जो भी करना चाहो कर सकते हो। जैसे ही लगा कि बस यही काफी नहीं है, माँ सॉन्ग ने सॉन्ग झाओ की प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया और उसे सीधा नीचे खींच लिया, जिससे सॉन्ग झाओ भी मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। ऑफिस में तेज थर्ड्स ने सबको चौंका दिया। तो सॉन्ग झाओ इतना दर्द में था कि उसकी माथे से पसीना निकलने लगा। वो जिद्दी ढंग से दर्द में चिल्लाने से इनकार कर रहा था कि सॉन्ग झाओ को लगा कि सामने वाले के सामने उसने पहले ही काफी इज्जत खो दी है। अब वो पूरी तरह से पिटी हो गया है, इसलिए उसे अपनी आखिरी डिग्निटी बचानी ही पड़ी। पर साफ तौर पर माँ सॉन्ग को ऐसा नहीं लगा, तो इसे देखते ही मैं चुप ही रह गया।
सॉन्ग माँ ने सॉन्ग झेओ का सिर नीचे धकेल दिया और मेरे सामने कोवटिंग करने लगी। मॉम ने शांति से अपनी चाय का कप नीचे रख दिया। उसकी ठंडी नजर फीडिंग सॉन्ग माँ पर टिकी रही। जो भी तुम्हारा मकसद है बस सीधे सीधे बता दो, इन बेकार हरकतों की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही मदन की आंखों के गहराई में लालच की एक चमक झलक उठी। वो धीरे धीरे बोली, मिसेज, क्या मैं अभी भी जियांग फैमिली में वापस आकर नैनी के तौर पर काम कर सकती हूँ? और जैसे ये कहा मौजूद सब लोग हैरान रह गए। तो उन लोगों ने मदर सॉन्ग को हैरानी से देखा, पर मदर सॉन्ग को नहीं लगा कि उसने कुछ भी बेतुका कहा है। वो अभी भी वहीं थी, रैम्बलिंग करती रही। तो तुम और मिस्टर जियांग अब अलग स्टेट्स में हो, बड़ी फैमिली और बड़ा बिजनेस है। अब 20 साल बाद है, सैलरी तो जरूर बढ़नी चाहिए। बेनिफिट्स और ट्रीटमेंट की बात हो तो तुम मुझे वही दे दो जो तुम्हें सही लगे। रहने की जगह के लिए बस एक छोटा रूम दे दो। मदर सॉन्ग के बोलना खत्म होते ही ऑफिस में चुप्पी छा गई। सॉन्ग झाओ भी अपनी बगल में खड़ी माँ को हैरानी से देख रहा था। उसकी नजर जैसे कह रही थी, यम्मा तुम कौन सी फैंटेसी ड्रीम कर रही हो? लेकिन सॉन्ग माँ को कुछ पता नहीं चला और वो बोलती रही, सही कहा, मैं अपना पति, बेटा और मदर इन लॉ को भी साथ में रहने के लिए ले आऊंगी। कमरा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। खाने की बात करें तो हमारा पूरा परिखिला देना बहुत आसान है, तेरे लेफ्ट ओवर खा लेना ही काफी है। बेनिफिट्स, रूम एंड बोर्ड चाहिए। और जब थिक स्किन्ड होने की बात आती है तो मुझे लगता है सॉन्ग माँ नंबर 1 की हकदार है। और मैं सॉन्ग माँ को देखते हुए भविष्य की फैंटेसी में खोया हूँ। मैंने सिर हिलाया, आज सच में मेरी आंखें खोल दी। मैंने जीवित प्राणियों की वैरायटी देखी है। इसी पल मेरी नजर सॉन्ग जाओ पर पड़ गई। उसमें थोड़ा दया का इशारा था। मेरी नजर महसूस करते ही सॉन्ग जाओ को गाल में बर्निंग फील हुई। वो माँ सॉन्ग को खींचकर उठाया जो अभी भी भविष्य की फैंटेसी में डूबी थी, ऑफिस छोड़ने की सोच रखे हुए। माँ सॉन्ग खींचे जाने पर ठोकर खा गई। वो लगभग गिर गई और तुरंत ही उदास हो गई। उसने सॉन्ग जाओ की बाह पे झटपट थप्पड़ मार दिया। तू कितना रोटन बादशाह है, पागल हो क्या? सॉन्ग जाओ ने होंठ कसकर बंद कर लिए। अपना आप को शर्माने मत दे, मेरे साथ चल। जैसे ही सुना कि उन्हें जाना है, माँ सॉन्ग ने मना कर दिया। उसने जबरदस्ती अपना हाथ सॉन्ग जाओ से हटाया। मैं नहीं जा रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसा कहने के बाद माँ सॉन्ग मुड़ गई, अभी भी वो फैनिंग स्माइल लिए हुए। पर जैसे ही वो बोलने वाली थी, सॉन्ग जाओ की ठंडी मजाकिया आवाज पीछे से आई। तुम किस तरह की फैंटेसी बना रहे हो? तुम किसी को जेंग चेन को गुम करने में मदद कर रहे हो। जेंग फैमिली तुम्हारे पीछे नहीं आ रही, ये खुद में ही एक बड़ाई है। फिर भी तुम फिर से जेंग फैमिली के लिए वर्क करने की हिम्मत कर रहे हो, पागल हो। सॉन्ग जो के शब्द कड़े थे पर वो सच थे। हालांकि माँ सॉन्ग 20 साल जेल में रही, लेकिन जेंग फैमिली की नजर में ये सजा उसकी गलती मिटाने के लिए काफी नहीं थी। माइसी का सॉन्ग जो इसे नहीं जानती थी, फिर भी सोचती रही कि 20 साल जेल में रहने के बाद उसने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है, तो वो यहाँ तक चाहती थी कि फिर से जेंग फैमिली के लिए वर्क करे और इतनी बेवकूफी भरी मांगे रखे। ये पूरी तरह से ख्याली बात थी। माँ टोंग की मुस्कान उसके चेहरे पर जमी रही। उसने पहले सॉन्ग झाओ को गहरी नजर से टोक दिया, फिर चापलूसी भरे अंदाज में मेरी माँ श्रीमती की ओर देखा। जियांग, मैं जानता हूँ तू बड़ा दयालु है, तू पक्का चाहता है तेरा बेटा बिल्कुल सही है। हमारी जियांग फैमिली को क्यों मानना पड़ेगा? वो क्रिमिनल जिसने मेरे बेटे को गायब कर दिया। मदर टांग के चेहरे की हंसी पूरी तरह टूट गई, जैसे कोई खूबसूरत सपना बिखर गया। उसने मेरी माँ को हैरानी से देखा। लंबे पलों के बाद मदर टांग का चेहरा गुस्से भरा होने लगा। तेरी जियांग फैमिली तो पूरी रिच है, मेरी जैसी नानी को हायर करने में इतना बड़ा इश्यू क्या? हाजिर सब लोग मोथर सॉन्ग के इन बिनशर्म शब्दों से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। मोथर सॉन्ग को बिल्कुल भी पता नहीं चला। वैसे तेरी जियांग फैमिली का लड़का तो पहले ही मिल गया है ना, तो मैं देख रहा हूँ उसके पास कोई भी हाथ या पैर नहीं गुम है। साफ तो पूरी का ठीक है, तो फिर तुम इतना पेटी क्यों हो रहे हो? जैसे उसने ये कहा, ऑफिस का वाइब तुरंत ही फ्रॉस्टी हो गया। तो मॉम का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। जियांग यांग का एक्सप्रेशन भी काफी ठंडा हो गया। काली सूट वाले बॉडीगार्ड्स भी अब मदर सॉन्ग और सॉन्ग जाओ को फियर्सी आंखों से देख रहे थे। सॉन्ग जाओ डर के मारे मदर सॉन्ग के पीछे हट गया, क्योंकि वो बॉडीगार्ड्स के झपट कर पंच मारने से डर रहा था। हाँ या ना बोल दे, जैसे ही तू एग्री कर ले, मैं आज रात ही मूव इन करूंगा। मदर टोंग की बिना शर्म वाली एटीट्यूड ने फिर से सबके वर्ल्ड व्यू को ध्वस्त कर दिया। तो उनकी निगाहें माँ की तरफ पूरी फोकस में थी। सॉन्ग ने गहरा कंटेम्प्ट फील किया, तो जियांग यांग और मैं दोनों ने माँ की तरफ देख लिया। हमने कहा कि माँ ने बड़े एलिगेंट तरीके से अपना फोन निकाला और नंबर डायल किया। डार्लिंग डैड की आवाज दूसरी साइड से आई। हनी, क्या प्रॉब्लम है? मैंने इसको पूरी तरह रिव्यू किया और फिर भी मैं उस पर्सन को जिसने हमें हमारा एचएन खोने पर फोर्स किया फ्री नहीं छोड़ सकता। किसी को ये न्यूज फैला दे। आज से आगे हमारी कोई भी सहायक कंपनी को सॉन्ग सरनेम वाले किसी भी व्यक्ति की जॉब वेकेशन स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि वो सिटी ए में टिक नहीं पाए। एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर तुरंत बोले, ठीक है ठीक है, मेरी प्यारी पत्नी जो कहे वही चलेगा। वो तुरंत उस पर काम करेगा। कॉल काटते ही माँ ने मदर सॉन्ग को चमकीली मुस्कान दी। माफ करना, लेकिन हमारा जियांग परिवार कभी भी बुरे दिल वाले को नहीं स्वीकारेगा। तुम ऐसे ही हो और तुम्हारा परिवार भी वैसा ही है। बोलते बोलते माँ ने अपना फोन रख दिया।
और अपने 2 बेटों के बगल में धीरे धीरे मुस्कुराई। चलो घर चले। यी एन और मैं सिर हिलाया, खड़े हुए और माँ के दोनों तरफ ऑफिस से बाहर निकल गए। मदर सोंग आखिरकार सेंस में आ गई। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत ही जबरदस्त और डरावना हो गया। तो उसकी आंखों में एक छुपा हुआ फियर का निशान भी था। उसके इतने बिंदास होने का एक कारण था कि वो जियांग फैमिली के लिए फिर से काम पर जाना चाहती थी, क्योंकि वह वो नौकरी छोड़ नहीं सकती थी जो जियांग घर में डिसेंट और वेल पेइंग थी। तो दूसरा कारण था फादर सोंग का प्रेशर। वो 20 साल तक जेल में थी। जब बाहर आई तो पूरी तरह से बूढ़ी और बदसूरत लग रही थी। अगर उस घर में अब उसे एक्सप्लॉइट करने लायक कोई वैल्यू नहीं बची तो उसका पति निस्संदेह बिना झिझक उसे किक आउट कर देगा। उस टाइम तक न सिर्फ वो जॉबलेस हो जाएगी बल्कि अपना फैमिली भी लूज कर लेगी। ऐसा ट्रेजिक नहीं होगा तो तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ एक छोटा मिस्टेक किया तो तुम ये नहीं कर सकते। वैसे मैं पहले ही कई सालों से जेल में हूँ। तेरा गुस्सा अब तक सिमट जाना चाहिए था। तू मुझे क्यों माफ नहीं कर सकता? तेरे जियांग फैमिली बड़ी और पावरफुल है। मेरी जैसी नैनी को हायर करने में इतना बड़ा मामला क्या है? हमारी एक और फैमिली को सपोर्ट करने में इतना बड़ा मामला क्या है? मैं जियांग फैमिली में वापस जाना चाहता हूँ तो मैं फिर से नैनी बनना चाहता हूँ तो मैं इस जॉब को नहीं खो सकता। मैं ऐसा नहीं कह सकता। मदर सोंग तेजी से हमारे तीनों की ओर दौड़ी, लेकिन वहाँ काले सूट वाले बॉडीगार्ड्स की मौजूदगी में मदर सोंग हमारे सिर की एक भी बाल छू नहीं सकी। बॉडीगार्ड्स ने उसे धकेल दिया और मैनेजर ने सब देख चुपके चुपके से पुलिस को कॉल किया। बहुत जल्दी मदर सोंग को पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने के कारण पुलिस ले गई। सोंग झाओ के पास साथ चलने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। मदर सोंग को बाहर निकालने के लिए उसे काफी एफर्ट्स डालने पड़े। मदर सोंग की मेरी माँ और बाकी लोगों के साथ पंगा लेने की हिम्मत तो थी, पर पुलिस के साथ पंगा लेने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। पुलिस स्टेशन से सोंग झाओ के साथ बाहर आने के बाद वो चुपचाप उसके पीछे घर चली गयी। एक पुरानी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में सोंग झाओ अपनी माँ को घर ले आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक शराब की बोतल उनके पैरों के पास आकर चकनाचूर हो गई। शीशे के टुकड़े हर तरफ उड़ गए, जिससे सोंग झाओ और उसकी माँ की पिंडलियों पर कट लग गए। दर्द बहुत हो रहा था, पर दोनों में से किसी की भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। उस छोटे से लिविंग रूम में शराब की बदबू से भरा एक आदमी, जिसकी आंखों में गुस्सा था, दरवाजे पर खड़े माँ बेटे को घूर रहा था। तो तुम दोनों कहाँ मर गए थे? इतनी देर से वापस आ रहे हो? क्या मुझे भूखा मारना चाहते हो? इस आदमी की आवाज सुनते ही उन दोनों की बॉडी कांपने लगी। मदर सोंग ने जबरदस्ती एक फेक स्माइल देने की कोशिश की। गुस्सा मत करो ना, मैं अभी जाकर खाना बनाती हूँ। इतना बोलकर मदर सोंग जल्दी से छोटे से किचन में चली गई। अपने जूते बदलने के बाद सोंग झाओ सीधा अपने रूम की तरफ गया। जैसे ही उसका हाथ दरवाजा खोलने वाला था, पीछे से फादर सोंग की आवाज आई, ओह वहीं रुक जाओ। की मूवमेंट एक सेकंड के लिए थम गई। उसने मुड़कर फादर सोंग की तरफ देखा। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? फादर सोंग लड़खड़ाते हुए सोंग झाओ की तरफ बढ़े। सोंग झाओ ने सबकॉन्शियसली आधा कदम पीछे ले लिया। उसका हाथ जो पीठ के पीछे था, उसने डोरनॉब को मजबूती से पकड़ लिया था। ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो तुरंत अपने रूम में घुसकर दरवाजा लॉक कर लेगा। मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, थोड़े पैसे दो मुझे। जैसे ही उसने सुना कि फादर सोंग फिर से पैसे मांग रहे हैं, सोंग झाओ का चेहरा दर्द से भर गया। क्या मैंने कल ही आपको 1000 युआन नहीं दिए थे? फादर सोंग की आंखों में एक पल के लिए गिल्ट दिखा, पर तुरंत ही उसकी जगह गुस्से ने ले ली। कहा मुझे पैसे दो तो बस दे दो, ज्यादा चिक मत करो। सोंग झाओ ने एक गहरी सांस ली। उसके एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड थे। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ये सुनते ही फादर सोंग का चेहरा एकदम भयानक हो गया। वो सोंग झाओ को इतनी बुरी तरह घूरने लगा कि सोंग झाओ की रूह कांप गई। तो सोंग ने घबराहट में थूक निगला। उसका हाथ पीछे डोरनॉब को मजबूती से जकड़े हुए था। पर अचानक फादर सोंग की नजरें सोंग झाओ के ब्रीफकेस पर टिक गईं। उसने ब्रीफकेस छीना और पागलों की तरह उसमें कुछ ढूंढने लगा। सोंग झाओ के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। अब उसे फादर सोंग से कोई डर नहीं लग रहा था। वो अपना ब्रीफकेस वापस छीनने के लिए आगे झपटा। तो उस ब्रीफकेस में वो कैश रहा था जो उसने आज अपनी माँ के लिए शॉपिंग करने के लिए निकाला था, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था उसकी माँ को 20 साल तक जेल जैसी जगह में रहना पड़ा। सोंग झाओ चाहता था कि आज वो अपनी माँ को शॉपिंग मॉल ले जाए और उनकी पसंद की चीजें दिलाए, पर अनएक्सपेक्टेडली सब गड़बड़ हो गया। इससे पहले कि वो कुछ खरीद पाता, उसका सामना जियांग चेन और बाकी लोगों से हो गया। उस पूरे ड्रामे के बाद मदर सोंग झाओ दोनों का ही शॉपिंग करने का मूड खराब हो चुका था, इसीलिए उन्होंने वापस घर जाने का फैसला किया। सोंग झाओ को पता था कि अदर सोंग ने ब्रीफकेस में कैश देख लिया तो वो पक्का सब छीन लेगा। बहुत चांस थे कि फादर सोंग उसे बुरी तरह पीट भी देता। और सो का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। उसने और भी तेजी से अपना ब्रीफकेस छीनने की कोशिश की। इतने सालों में शराब ने फादर सोंग की बॉडी को पूरी तरह खोखला कर दिया था। माँ बेटे के आने से ठीक पहले उसने काफी शराब पी ली थी। वो पहले से ही नशे में धुत था, इसलिए वो सोंग झाओ का मुकाबला नहीं कर पाया। हल्का सा लड़खड़ाते ही ब्रीफकेस सोंग झाओ के हाथ में आ गया और धक्के की वजह से फादर सोंग सीधे जमीन पर गिर पड़ा। फादर सोंग काफी जोर से गिरे थे तो वो काफी देर तक उठ ही नहीं पाए। वो बस दर्द में कराते रहे आउच। वो जमीन पे पड़े पड़े वो चिल्ला रहे थे। शोर सुनकर मदर सोंग छोटे से किचन से बाहर भाग कर आई तो फादर सोंग को जमीन पर और सोंग झाओ को उनके पास खड़ा देखकर
वो भी एकदम गुस्से में आ गई। उन्होंने अपने हाथ का स्पैचुला घुमाया और सोंग झाओ को जोर से दे मारा। मारते हुए वो उसे कोसने लगी, तेरे डैड गिर गए हैं, तुझे दिखता नहीं क्या, तू कितना हार्टलेस है। तो फिर उन्होंने जमीन पर पड़े फादर सोंग को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही फादर सोंग खड़े हुए, उन्होंने मदर सोंग को साइड धक्का दे दिया। उनका हाथ अनकॉन्शियसली अपनी बेल्ट की तरफ गया। सोंग झाओ ने उनका ये मूव देख लिया। डर के मारे वो भागने के लिए मुड़ा, पर मदर सोंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, मदर सोंग के एक्सप्रेशन एकदम डरावने थे। तेरे डैड तुझे मारना चाहते हैं और तेरी भागने की हिम्मत हुई। वापस आ यहाँ। सोंग झाओ ने शौक में मदर सोंग की तरफ मुड़कर देखा। फादर सोंग को पास आते देख वो मदर सोंग पर चिल्लाया, क्या आप सच में मेरी सगी माँ हो? जियांग चेन की माँ को भी पता है कि कुछ होने पर अपने बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करना है। और आप? जियांग चेन का नाम सुनकर मदर सोंग का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, पर वो तुरंत एक सार्कास्टिक लुक में बदल गया। तो वो जियांग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है। तेरी बात क्या है? तू बस एक गंदे कीचड़ वाले मड पडल में रहने के लायक है। तेरे पास उससे कंपेयर करने के लिए है ही क्या? अगर तू उसके जैसा बन पाता तो मैं भी तुझे चेरिश करने के लिए तैयार होती। तो अगर नहीं बन सकता, तुझे अपनी किस्मत एक्सेप्ट करनी ही होगी। सोंग झाओ वहीं जम गया और अपने सामने वाली औरत को एकदम ब्लैंक होकर देखने लगा। उसने सोचा था कि मदर सोंग के जेल से छूटने के बाद वो अकेला नहीं रहेगा, पर अनएक्सपेक्टेडली सब उल्टा हो गया। क्योंकि मदर सोंग को इसी घर में रहना था, उन्होंने न सिर्फ फादर सोंग के अब्यूज और डिमांड्स को इग्नोर किया, बल्कि उनकी हेल्प भी की। और मदर सोंग की देरी की वजह से फादर सोंग पहले ही माँ बेटे के पास पहुंच चुके थे। मदर सोंग ने फादर सोंग को मक्खन लगाते हुए कहा, हनी, मैंने इसे पकड़ने में तुम्हारी हेल्प की है, तो तुम इसे जितना चाहो उतना मार सकते हो। फादर सोंग ने चिढ़कर मदर सोंग को देखा, फिर अपना हाथ उठाया और सोंग साओ के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उनके हाथ में लेदर बेल्ट हवा में 2 बार घूमी और हवा को चीरते हुए वूसिंग साउंड आई। सोंग शाओ पूरा कांपने लगा। उसका गाल बुरी तरह जल रहा था। उस दर्द ने उसे काफी हद तक शांत कर दिया। तो उसकी खून जैसी लाल आंखें फादर सोंग की हरकतों को टटकी लगाकर देख रही थी। जैसे ही उन्होंने उसे कोड़े मारने के लिए हाथ उठाया, वो अचानक बोल पड़ा, बॉस फेंग आज रात मुझसे मिलना चाहते हैं, हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखाओ। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। फादर सोंग का हाथ, जिसमें बेल्ट थी, धीरे धीरे नीचे हो गया। बॉस फेंग एक अमीर आदमी थे, जिनसे सोंग शाओ ने हाल ही में सेटिंग बिठाई थी। तो वो काफी जेनरस थी और सोंग शाओ को बहुत पैम्पर करती थी। और सोंग फैमिली आजकल जो इतने ऐश कर रही थी, वो सब बॉस फेंग की वजह से ही था। अगर शाओ बॉस फेंग की गुड बुक्स से बाहर हो गया तो उनके अच्छे दिन खत्म समझो। और सोंग शाओ को अभी पीटना काफी सेटिस्फाइंग होता, पर एक कैश काउ को खोना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। सो फादर सोंग शाओ पर बुरी तरह भड़के हुए थे। उनका गुस्सा कहीं निकल नहीं पा रहा था और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। तो उन्होंने अपनी नजरें मदर सोंग की तरफ घुमा दी। अब फादर सोंग के देखते ही मदर सोंग पूरी तरह कांपने लगी और सोंग शाओ पर से उनकी पकड़ तुरंत ढीली हो गई। तो ये देखकर सोंग शाओ को अब अपने रूम में वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। तो उसने कांपते हाथों से अपने ब्रीफकेस से सिगरेट का एक पैकेट निकाला। उसने एक सिगरेट निकाली और उसे जला लिया। सफेद धुएं के बीच से सोंग शाओ ने देखा कि फादर सोंग ने रफली मदर सोंग के बाल पकड़े और उन्हें साइड में घसीट लिया। वो बेल्ट जो सोंग झाओ को लगनी चाहिए थी, अब बार बार मदर सोंग पे बरस रही थी। मदर सोंग बिना रुके चीख रही थी। तो उनकी नजरें सोंग झाओ पर पड़ी, जो बगल में बड़े चिल होकर सिगरेट पी रहा था। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए हाथ बढ़ाया, झाओ प्लीज मुझे बचा लो। सोंग झाओ ने उन्हें एकदम कोल्डली देखा और एक शब्द भी नहीं बोला। तो उसने उन्हें नहीं बचाया और मदर सोंग ने देखा कि सोंग झाओ उन्हें नहीं बचा रहा। तो उनकी मिन्नतें अचानक गालियों में बदल गईं। तो दर्द की वजह से मदर सोंग के मुंह से निकलने वाली गालियां और भी ज्यादा वाइल होती गईं। और सोंग झाओ को इस सबसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। अपनी माँ के लिए जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, वो भी तब खत्म हो गई जब उसने उन्हें ये कहते सुना कि वो सिर्फ कीचड़ के गड्ढे में रहने के ही लायक है। तू बस कीचड़ में रहने के ही लायक है और आप एक माँ भी हो। सोंग साओ ने इतनी धीरे फुसाया कि सिर्फ उसे ही सुनाई दे। अब वो धीरे से बड़बड़ाया, दूसरी तरफ मेरा दूसरा भाई और मैं जियांग फैमिली के घर वापस आ गए। तो मम्मी ने तुरंत तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और अपने रूम में चली गई। जियांग यांग और मैंने मम्मी को ऊपर जाते देखा, फिर एक दूसरे की तरफ देखा। हम सीधे मेरे रूम में गए। जैसे ही हम अंदर आए, जियांग यांग मेरे रूम के सोफे पर बैठ गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा वो सोंग झाओ सच में उस औरत का बेटा है। शायद वो याद कर रहा था कि सोंग झाओ ने पहले मेरे साथ क्या क्या किया है। जियांग यांग का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने मक्खी निगल ली हो, एकदम डिस्गस्टिंग। मैंने सिर हिलाया, मैं काफी सोच में डूबा हुआ था। मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सोंग झाओ और मेरा ऐसा कोई अजीब सा कनेक्शन होगा। जियांग यांग ने चिढ़कर एक आवाज निकाली, ये माँ बेटा भी ना सच में अलग ही लेवल के हैं। माँ ने बचपन में तुझे गायब करवाने के लिए पैसे लिए और अब बड़ा होकर सोंग झाओ तुझे बुली कर रहा है। क्या ही मनहूस कनेक्शन है। मैंने जियांग यांग का गुस्से वाला चेहरा देखा तो मैं उसका कहा, अब गुस्सा मत हो, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जब मैं छोटा था तब हिम्मत तो थी पर ताकत नहीं, पर अब मैं बड़ा हो गया हूँ, वो अब मुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। जियांग यांग ने मेरी तरफ देखा
उसके एक्सप्रेशन अब काफी सॉफ्ट हो गए थे। उसने हाथ बढ़ाकर अपने छोटे भाई के बाल बिखेर दिए। वैसे भी तेरे पास हम तो हैं ही कि हम अब किसी को भी तुझे बुली नहीं करने देंगे। मैंने सिर हिलाया तो मम्मी को चीयर अप करने के लिए कुछ सोचे क्या, उनका मूड काफी ऑफ लग रहा है। झांग यांग ने अपनी मम्मी के बारे में सोचा। उसकी भौहें तन गई। उन घटिया माँ बेटे की वजह से मम्मी पक्का काफी अपसेट होंगी। हमें सच में उन्हें कंफर्ट करने का कोई तरीका सोचना होगा। लेकिन जैसे ही दोनों भाई कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी पापा और बेटी को बॉडीगार्ड्स के जरिए शॉपिंग मॉल वाली बात पता चल गई। भले ही मम्मी और बेटों को चोट नहीं आई थी, फिर भी पापा और जियांग वानरू काफी गुस्से में थे। पापा जैसे ही घर आए, वो सीधे अपने और मम्मी के बेडरूम में चले गए। लगता है वो अपनी प्यारी वाइफ को कंफर्ट करने गए हैं। रही बात जियांग वानरू की, तो वो मेरे कमरे में आई। अंदर दोनों भाइयों को बात करते सुन उसने चैन की सांस ली। नॉक। जियांग वानरू ने दरवाजा खटखटाया। मैं हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एक सेकंड बाद मैंने खुद दरवाजा खोला। दीदी, आप इस वक्त वापस क्यों आ गई? कहे अंदर आ जाओ। जियांग वानरू कमरे में आ गई। उसकी नजरें अपने दोनों छोटे भाइयों को स्कैन करने लगी। अपनी आंखों से ये कंफर्म करने के बाद कि किसी को चोट नहीं लगी है, उसने फिर से चैन की सांस ली। अब फिर जियांग वानरू का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया। क्यों, क्या तुम दोनों अभी मॉल में उस औरत से मिले थे? ये सुनकर जियांग यान और मुझे समझ आ गया कि जियांग वानरू किसकी बात कर रही थी। हम दोनों ने सिर हिलाया। हाँ, तो और तुम कभी गेस नहीं कर पाओगे कि उस औरत का बेटा कौन है। तो ये सुनते ही जियांग वानरू ने अपनी आईब्रो ऊपर की। वो जियांग यांग की तरफ एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। वो इस सवाल को सुनते ही जियांग यांग के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। इस सोंगझाओ से डर से कि कहीं जियांग वानरू भूल न गई हो कि सोंगझाओ कौन है। जियांग यांग ने एक लाइन और जोड़ दी।